देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर किया। यस मैम। तो देखो तुम लोगों ने लास्ट क्लास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो भी मेथड है वो किया था, वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जितने भी मेथड होते हैं तो लास्ट हम लोगों ने दिख रहा है यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल किया है। तो एग्जाम्पल तो हम लोग सब पीडीएफ से ही कर रहे थे, तो एक बार ये देखो। गुड मॉर्निंग मैम। लास्ट हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल किया था। आई थिंक ये 75,000 नहीं, हाँ गुडविल 90,000 जो आंसर आया ये। एन्युटी मेथड मैंने स्किप किया था, वो आज अभी बता देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने ये 90,000 यहाँ तक कर दिया था। ये सब एग्जाम्पल किया था, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये 90,000 तक। बट इसमें जो एन्युटी वाला पार्ट है वो मैंने स्किप किया था, और एन्युटी का यहाँ से एग्जाम्पल भी स्किप किया था, वो करते हैं। एन्युटी मेथड देखते हैं। तो एन्युटी मेथड नॉर्मली जो है पता होगा सभी को। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब मैथ्स में हम करवाते हैं, ठीक है, जिनका मैथ्स होता है वहां एन्युटी मेथड होती है, या फिर अगर एफएम करते हो सबके पास तो वहां भी एन्युटी मेथड होता है जिनका एफएम रहता है। बाकी अभी नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। एन्युटी मेथड का मतलब हो गया, पहला बात है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब सिंपल, अभी इतना समझने से हमारे लिए काफी है कि आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज है, ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर इसका परचेजिंग पावर उतना ही नहीं रहेगा। मतलब आज अगर मुझे कोई चीज 1 लाख रुपए में मिल रहा है, ठीक है, 1 साल बाद भी वही चीज खाने के लिए मुझे 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा मतलब इसका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा। सिंपल सा बात है, अगर तुम लोग देखोगे कि पहले तुम लोग जो पेन मान लो 5 रुपीज में खरीदते थे, वही पेन अभी 7 रुपीज का हो गया। पेन तो वही है, फिर हम लोग ज्यादा प्राइस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि समय के साथ साथ परचेसिंग पावर में चेंजेस हो जाता है। इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारा रीजन होता है, तो इन्फ्लेशन मेन रीजन होता है, इन्फ्लेशन की वजह से हो जाता है। ठीक है, परचेसिंग पावर जो है मनी का वो कम हो जाता है। अब एन्युटी मेथड में क्या होता है, देखो एन्युटी मेथड तब अप्लाई होता है जब हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रिसिप्ट या पे करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ईएमआई पे करना। ठीक है, तो ईएमआई जो पे होता है ना, अगर देखोगे कोई भी चीज ईएमआई में परचेस की हो तो ईएमआई जब हम लोग पे करते हैं तो एक फिक्स टाइम रहता है कि हर मंथ की इतने तारीख को पे करेंगे, और एक फिक्स्ड अमाउंट भी होता है। ठीक है, तो एन्युटी मेथड का मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पेमेंट, या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी अगर हम लोग रिसीव करें, जैसे बैंक मैंने पेमेंट का बताया, अगर हम लोग बैंक पे एफडी करे हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम लोग रिसीव कर रहे हैं हर मंथ, ठीक है, तो वो हमारा एन्युटी। तो मंथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मंथ हो सकता है, ईयरली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एन्युटी मेथड में हमारा देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि द मेजर ड्रॉबैक ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस मेथड। तो हम लोग जब नंबर ऑफ ईयर परचेस यूज करते हैं, ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, तो वो कहाँ का यूज करते हैं? सुपर प्रॉफिट का भी निकालते हैं, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का भी निकालते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है, इसमें एक ड्रॉबैक है इस मेथड में, क्या? दैट द टाइम वैल्यू मनी इज नॉट कंसिडर्ड। हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब टाइम के साथ साथ पैसे का वैल्यूएशन में जो चेंजेस है वो हम लोग कंसिडर नहीं करते। जैसे कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर मेरा एवरेज प्रॉफिट मान लेते हैं, ये देखो जैसे ये वाला एग्जांपल, यहाँ 25,000 आया था, इंटू 3 करने का मतलब है कि हम लोग 25,000 का प्रॉफिट 3 इयर्स तक देख पाएंगे, यही हम लोगों ने सीखा था। बट ये 25,000, ये देखो 0 to 1 ईयर, 1 to 2, 2 to 3, ठीक है, ये 3 इयर्स, या फिर इसको अगर ड्रॉ करें तो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो हम लोग 25,000 करके हर बार प्रॉफिट का, ये फ्यूचर में ये बोला जा रहा है ना कि 25,000 करके प्रॉफिट हम लोग फ्यूचर में अर्न कर सकते हैं। तो 25,000 का वैल्यू यहाँ जितना होगा, 25,000 का वैल्यू यहाँ और 25,000 का वैल्यू यहाँ सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर 1 ईयर इसका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर इसका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर इसका परचेसिंग पावर और कम हो जाएगा। तो हमें नॉर्मली क्या निकालना होगा यहाँ पर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब क्योंकि एक ही फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो फिक्स्ड अमाउंट जब होता है मतलब अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं है, तो हम लोग उसे एन्युटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 25,000, जैसे आज मेरे पास 25,000 है, फिर 1 साल बाद उस 25,000 का वैल्यू कम हो जाएगा, 2 साल बाद और कम हो जाएगा, तो इसका हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर बोल रहे मेजर ड्रॉबैक ये है कि हम लोग ये मान रहे हैं कि हर साल हमें 25 मिलेगा, लेकिन 25 का वैल्यू जैसे ही समय जाएगा वो कम होते जाएगा, तो वही मेजर ड्रॉबैक बोला है। ऑल्दो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट सुपर प्रॉफिट वुड बी अर्नड इन
in 5 future years still no devaluation was done on the value of money for time differences। बोल रहा है कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो एग्जांपल क्रिएट किया है उसके हिसाब से कि हमारा सुपर प्रॉफिट 3000 है, और ये हम लोग फ्यूचर में 5 साल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें दिखेगा, ठीक है। बट हम लोग ये मान ले रहे हैं, मतलब हम लोग बोल रहे हैं 15,000 का हमारा सुपर प्रॉफिट है। लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए, टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर किया जाए, तो ये देखा जाएगा कि ये जो 3000 है, ये 0 to 1 ईयर में इसका वैल्यू जो है कम होगा, 1 to 2 में कम होगा, मतलब 3000 का वैल्यू जो है इन्फ्लेशन की वजह से कम होते जाएगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं इन्हें। इन फैक्ट व्हेन मनी विल बी रिसीव्ड इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी हम लोग पैसा डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में रिसीव करते हैं, इसीलिए देखोगे अगर हम लोग कोई भी चीज, जैसे मान लो एक हम लोगों ने 10,000 रुपए का एक टैब खरीदा, ठीक है। अब अगर हम लोग बोलेंगे ना इसे इंस्टॉलमेंट पे लेंगे, आजकल लो कॉस्ट ईएमआई भी होता है, तो मान लो हम लोग बोलेंगे इसे 5 इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे, ठीक है, तो 2000 पर मंथ करके हमें देना पड़ेगा। तो अगर 2000 पर मंथ करके ही दे रहे हैं तो 10,000 दिया, तो इस पे हमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। लेकिन मान लो जैसे ही हम लोगों ने ये बोला, तो सेलर ने बोला कि 2100 करके देना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 5, बोला आपका ईएमआई ना 2100 करके होगा। तो फिर चेक करके देखो हमें 500 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। क्या क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि अगर आज ही उसे 10,000 मिल जाता, उसका जो वैल्यू होगा 5 मंथ्स में 2,000 करके, अगर उसे 10,000 मिला तो उसका वैल्यूएशन कम हो जाएगा। इसलिए उसने अपना इंटरेस्ट जोड़ लिया, 100 रुपीज करके एक्स्ट्रा हर एक ईएमआई में ले लिया, तो उसे 500 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। तो उसने क्या कैलकुलेशन किया कि 5 मंथ्स में हम अगर किसी को इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देंगे तो 500 रुपए उससे एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मुझे वो अभी पैसा दे देता तो आज ही मेरा इनकम 10,000 हो जाता, लेकिन मेरा ये इनकम 10,000 पार्ट पार्ट होगा, ऊपर से टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो क्यों ना हम इस पे इंटरेस्ट लगाए। तो हम लोग बैंक में जब पैसा रखते हैं ना, एफडी करते हैं, तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, तो बैंक हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है, ठीक है, कि हमें इंटरेस्ट दे रहा है। ये हम लोग मानते हैं हमारा अर्निंग है, ऑब्वियसली, क्योंकि घर पे रखेंगे तो हम लोग पैसा नहीं बढ़ा सकते, तो हम लोग रख देते हैं बैंक पे। लेकिन बैंक हमें जो पैसा देता है वो इसी वजह से देता है, टाइम वैल्यू मनी की वजह से ही देता है, खुश होके नहीं देता है, ठीक है। टाइम वैल्यू मनी की वजह से ही देता है कि आज अगर कोई मेरे पास 1 लाख का एफडी कर रहा है 5 साल के लिए, ठीक है, तो 5 साल बाद अगर हम उसे 1 लाख ही देंगे तो वो मेरे पास क्यों रखेगा? पहला बात तो ये होता है, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट बैंक डिसाइड करता है कि इतना देंगे उतना देंगे, वो परचेसिंग पावर के ऊपर डिसाइड करके किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है वही चीज देखो, इनफैक्ट व्हेन मनी विल बी रिसीव्ड इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आज 3,000 रिसीव करना, 1 साल बाद करना, फिर 2 साल बाद करना, 3 साल बाद करना, 4 साल बाद करना, 5 साल बाद करना, एक ही बात नहीं होता है। मुझे आज 3,000 रुपया मिलेगा, 5 साल बाद 3,000 रुपये मिलेगा, दोनों का वैल्यू मेरे लिए बराबर नहीं है, ठीक है। इट्स वैल्यू शुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वही कि इन्फ्लेशन क्या चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके इसका वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि इसका वैल्यू फिर कितना है। आज जो चीज मुझे 3,000 में मिलेगा, 5 साल बाद अगर मुझे 3,000 मिला, तो उससे हम कितने सारी चीजों को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है परचेसिंग पावर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इफ 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट। अब इन्होंने माना है कि 15% डिस्काउंटिंग हो रहा है, देन डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे? अब 15% का मतलब 100 रुपए 15/100, ठीक है, 15/100 मतलब 15/100 का मतलब होता है 0.15, मतलब इसमें अगर हम 1 रुपीज ऐड कर दें तो ये हो गया 1.15। इसका मतलब ये है कि आज जो चीज मुझे 1 रुपए में मिलेगा, अगर डिस्काउंटिंग रेट मार्केट में 15% चल रहा है, तो 1 साल बाद उसी चीज को लेने के लिए मुझे 1.15 लगाना पड़ेगा, ठीक है। आज जो चीज 1 रुपए में मिल रहा है, उसी चीज को आफ्टर 1 ईयर लेने के लिए मुझे 1.15 देना पड़ेगा, अगर हम 15% डिस्काउंट रेट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो 1.15 इज द फ्यूचर वैल्यू फॉर ₹1, ठीक है। 1 रुपए का फ्यूचर वैल्यू कितना हो गया? 1.15, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रुपीज अगर फ्यूचर वैल्यू है, तो उसका आज का वैल्यू कितना है? 1 डिवाइडेड बाई 1.5, मतलब यूनिटरी मेथड जैसे होता है, ये फ्यूचर वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। 1.15 मतलब 1 रुपए का फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा 1.15। मान लो 1 रुपए में एक चॉकलेट मिलता है, वही चॉकलेट अगर ऐसा 15% रेट डिस्काउंट चलते रहा, तो 1 साल बाद वही चॉकलेट 1.15 से खरीदना पड़ेगा। तो अगर 1 रुपया मेरा फ्यूचर वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1.5 जो है हम लोग का यूनिटरी मेथड। तो 3,000 अगर मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3,000 डिवाइडेड बाई 3,000 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू 3,000, देख लो कितना आता है, ये वैल्यू आएगा, ये वाला, ठीक है। हम दिखा देते हैं चेक करके, कैलकुलेटर ओपन नहीं किया है।
ये देखो 3000 डिवाइडेड बाई 1.15, ठीक है, तो ये आ गया 2608 8.80। अब ये डिफरेंसेस क्यों आ रहा है? बिकॉज इन्होंने 4 डिजिट लिया है 8696। ये कहां से आया? 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करो, देखो कितना आता है 86956, इतना आता है। तो क्योंकि मैंने कैलकुलेटर पे सारे डिजिट्स इंटू 3000 कर दिए हैं, तो मेरा आंसर जो है इनसे डिफर कर रहा है। ये देखो, ठीक है, थोड़ा सा डिफर कर रहा है। 0.69, इनका 0.80 आ रहा है। अगर हम भी इनके तरह ये 4 डिजिट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करें, 8696 ये 4 डिजिट लेके सॉल्व करें, तो हमारा आंसर इसके साथ मैच हो जाएगा। तो मैच करना जरूरी नहीं है कि मैच होना ही चाहिए, ठीक है, वो तो जितना पॉइंट के बाद डिजिट लोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमें यह कंसेप्ट समझने से मतलब है। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं 3000 जो मुझे 0 to 1 ईयर के बीच में, मतलब ये यहाँ पर जब ईयर एंड हुआ, एक साल खत्म हुआ, जो मुझे 3000 मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना है? 2608.80। सिमिलर तरीके से मुझे सेकेंड ईयर के एंड में जब 3000 रिसीव होगा तो उसका आज का वैल्यू कितना है? तो कैसे निकालेंगे? सेम इसी तरीके से होगा, 1.15 का स्क्वायर हो जाएगा, दो 1.15 इंटू 3000। तो देख लो आंसर आता है कि नहीं। ये देखो ऐसे 1 डिवाइडेड बाई 1.15 फिर डिवाइडेड बाई 1.15, ठीक है, ये देखो ये आ गया 0.756, दो बार होगा मैंने बोला, इंटू 3000 करने से यहाँ पर आंसर आ गया 2268.60। अब ये डिफर क्यों कर रहा है वो भी मैंने बताया, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का इससे भी आसान तरीका है। ये तो मैंने लॉजिकली बता दिया कैसे होता है। पहले हम लोग ये फैक्टर्स निकाल लेते हैं जो कि अकाउंट्स में नहीं निकालना पड़ेगा, इतना हम बोल सकते हैं। एफएम जो लोग करते हैं उनको पता है कैसे निकालना पड़ता है, मैथ्स में जो लोग करते हैं उनको भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ अकाउंट्स में निकालना जरूरी नहीं है। एन्युटी मेथड हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, हमें ना फैक्टर्स नॉर्मली दे देगा और उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, देखो कैसे करके होगा। ये कैसे, पहले ये निकाल लेंगे फिर इंटू 3000, यही तो करना है तो हर जगह पे। तो ये देखो पहले 1 डिवाइडेड बाई 1.15 कर लिया तो कितना आंसर आ गया? ये वाला, ठीक है, 4 डिजिट तक लेना है। जैसे इक्वल करेंगे ना तो कैलकुलेटर में वो फंक्शन फिट हो गया। इक्वल करने का मतलब फिर से एक 1.15 मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली होगा, फिर इक्वल करो ये वाला आ जाएगा, नेक्स्ट वाला, फिर इक्वल करो उसके बाद वाला आ जाएगा, फिर इक्वल करो उसके बाद वाला आ जाएगा, ठीक है। अब ये सबको अगर मेमोरी प्लस भी करते जाओगे ना, जैसे इक्वल किया मेमोरी प्लस, इक्वल किया मेमोरी प्लस, इक्वल किया मेमोरी प्लस, तो ये चीज सर तो एफएम में सिखाते हैं और हम अकाउंट्स मैथ्स में सिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मेमोरी प्लस करते जाओगे, फिर मेमोरी रिकॉल कर देना, तो ये वाला डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर नहीं कर पाते हो तो ये सबको ऐड कर देना, ये आ जाएगा, एक ही बात है। ये कैलकुलेटर का फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो हमें एन्युटी फैक्टर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये सबका इंडिविजुअली हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया कि एक्चुअली 3000 का एक साल बाद जो 3000 रिसीव होगा उसका आज का वैल्यू, 2 साल बाद जो रिसीव होगा उसका आज का वैल्यू, ऐसे करके जो हमें 15,000 प्रॉफिट दिख रहा था एक्चुअली उसका प्रॉफिट का वैल्यू आज के डेट पे इतना है, ठीक है। तो ये होता है एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर में क्या होता है, हम लोग परचेसिंग पावर ऑफ मनी को भी यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सो अंडर द एन्युटी मेथड डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ टोटल सुपर प्रॉफिट कितना हो गया एंड नॉट 15,000। ये 15,000 हो रहा है ना, एक्चुअली मुझे तो लगेगा कि मुझे 15,000 मिल रहा है, लेकिन नहीं, 15,000 तो काउंटिंग में मिल रहा है, लेकिन उसका वैल्यूएशन कितना है? 10,056.60 ये बोला है, ठीक है। अब अगर हमें इसमें एन्युटी मेथड से निकालने बोले कि गुडविल निकालो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग का ये 3000 है सुपर प्रॉफिट इंटू ये वाला फैक्टर्स कर देंगे, ठीक है। मतलब 3.3522, ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 रुपए का, हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 रुपए का 5 साल बाद का, ये देखो 5 साल बाद है, 5 साल बाद का वैल्यू जो है, मतलब अगर मुझे ये देखो, अगर मुझे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का 5 साल में अगर हम एक 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 ऐसे करके 5 रुपए रिसीव कर रहे हैं, तो 5 रुपए जो मुझे दिख रहा है उसका आज का वैल्यू कितना है? ये देखो उसका प्रेजेंट वैल्यू, ये सबका, ठीक है, ये सबका जो वैल्यू है, ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू कितना है 5 रुपए का? 3.3522, ठीक है। तो फ्यूचर में मुझे अगर 3000 मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, ठीक है। तो 1 रुपए का अगर प्रेजेंट वैल्यू इतना 3522, तो 3000 का कितना होगा? तो 3000 इंटू ये वाला हो जाएगा 3.3522, तो ये वैल्यू आ गया। तो डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 1 रुपए से भी समझा जा सकता है, मैंने 1 रुपए से ही समझा है 1.15, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं एन्युटी मेथड, यहाँ पर इस क्वेश्चन में था
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1 फॉर 5 years दे दिया। देखो, ₹1 का 5 साल का एन्युटी का फैक्टर है इतना, हमें कैलकुलेट करनी बोला है गुडविल फॉर सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है इसमें हमारा सुपर प्रॉफिट आया था 17,000। ये देखो 17,000 आया था। तो ये क्वेश्चन हमारा किया हुआ है, हम दिखा देते हैं। ये देखो सुपर प्रॉफिट आया था 17,000, यहीं पर हम लिख देते हैं एन्युटी मेथड से आंसर कितना आएगा। तो मैंने बोला ना, अकाउंट्स में दिया हुआ रहेगा, उतना भी टफ नहीं होगा। एन्युटी मेथड से गुडविल कितना आएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एन्युटी फैक्टर। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 17,000, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर्स कितना है, ये देखो यहाँ क्वेश्चन हमें दे देगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 3.604,776, 3.604,776। अब ये मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा कितना आंसर आएगा। तो यहाँ किया हुआ है तो हम देख के लिख देते हैं 61 to 81। ठीक है, बस इतना करना है, बाकी लॉजिक मैंने समझा दिया इसका क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर और एक मेथड देखे थे, और एक क्वेश्चन था जिसमें शायद हमारा एन्युटी था, नहीं इसमें भी। चलो, ये इलास्ट्रेशन 1 मैंने होमवर्क दिया था, ये अभी हम लोग कर लेंगे। इलास्ट्रेशन 1, इसमें बोला है ली एंड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप। दोनों इक्वल पार्टनरशिप में है, मतलब 1:1 रेशियो। दे एग्री टू टेक हिक एज 1/4 पार्टनर। वो हिक को अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन करवाना चाहते हैं 1/4 के लिए। फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। मेसर्स ली एंड लॉसन अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1619 एज फॉलोज। तो बोल रहे हैं कि इन्होंने गुडविल वैल्यूएशन करने का सोचा है, क्योंकि देखो जब मैंने गुडविल स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, तब मैंने बोल दिया था कि गुडविल का वैल्यूएशन जब हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, तो हम लोग जो है सॉरी, जब कोई पार्टनर एडमिशन लेगा तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमारे बिजनेस में गुडविल है तो हम लोग उससे गुडविल का पैसा मांग सकते हैं, नहीं तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे मेहनत का प्रॉफिट, हमारे मेहनत का बेनिफिट इनकमिंग पार्टनर को मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट दे दिया है 5 years का, और यहाँ पर बोला है और एक डेटा दिया है कि इनका कैपिटल इंप्लॉयड कितना है, ये ली एंड लॉसन का, और इनका रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बिजनेस, इस बिजनेस का, जो बिजनेस ये लोग करते हैं। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंटेज यानी रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, 20%। हमें बोला है वैल्यू ऑफ गुडविल वेरियस मेथड से निकालो। वेरियस मेथड्स का नाम नहीं दिया है, तो जितने सारे मेथड से हो सकता है निकालेंगे। तो सबसे पहले होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें दो चीज होता है, सिंपल और वेटेज। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा एवरेज वाला। मैम ट्रेंड है तो वेटेड लगेगा। हाँ, ट्रेंड है तो वेटेड लगेगा, क्योंकि ट्रेंड दिख रहा है 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, 1,50,000। ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज मेथड रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बोला है वेरियस मेथड्स, तो हम लोग स्टार्टिंग में लगाते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें वेटेड एवरेज मेथड ये लगाएंगे। ठीक है, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि काफी सारा चीज करवाना होता है पार्टनरशिप में, पूरा लिखेंगे तो बहुत मुश्किल है। वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया ईयर प्रॉफिट रेट। ठीक है, तो ईयर है हम लोग का 16, 17, 18, 19। प्रॉफिट है 120, 125, 130। और 1,50,000। वेट कैसे लगाते हैं, 1, 2, 3 कर, 1, 2, 3 कर। वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000 इंटू 1,20,000, 1,25,000 इंटू 2।
2,50,000, 1,30,000 into 3, 3,90,000, 1,50,000 into 4, 6 lakh. तो 6 lakh, 3,90,000 प्लस 2 lakh, और ये हो गया 5 और 2 7, 3,70,000, 13,60,000। ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बोलो, बोलते जाओ, तब तो प्रैक्टिस होगा। डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए? ये सारे डेटा कितने बार है? ठीक है, हम ही कर देते हैं। मैम 10। 1,36,000। देखो, हम तो कोशिश करते रहते हैं कि घर पे भी करो और साथ ही साथ मुझे आंसर दोगे, एटलीस्ट ये सोच के भी थोड़ा देखोगे तो मुझे आंसर दे पाओगे, इससे थोड़ा बहुत तो याद रहेगा। लेकिन एकदम ही अगर नहीं करेंगे हम लोग और एकदम डायरेक्ट क्लास में ही करेंगे तो फिर उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना सारा चीजें प्रैक्टिस होना जरूरी होता है। कम से कम मुझे आंसर देने से भी तो याद रहेगा ना, ये तो होना चाहिए। ठीक है, देखो जितना हो सके। यहाँ पर हो गया 1,36,000। अब हमें निकालना है गुडविल। ठीक है, तो हम लोग गुडविल निकालेंगे। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 1,36,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कुछ नहीं है, तो हम लोग अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आंसर के साथ मैच करने के लिए हम देख लेते हैं कि इन्होंने कितना लिया है। इन्होंने लिया है 3। एजम्पशन है ये। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो 3 की जगह 4 5 जो चाहो ले सकते हो। ठीक है, लेकिन लिख देना है एज्यूम बोल के, और यहाँ भी एज्यूम बोल के ही लिख रहा है क्योंकि ये एजम्पशन बेसिस पे ही किया गया है। क्वेश्चन में तो गिवन था नहीं। ठीक है, तो इन्होंने माना जितना, मैंने भी उतना मान लिया। फिर नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें निकालना पड़ता है, सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल चुके हैं 1,36,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का यूज करके। तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना है क्वेश्चन में? कैपिटल इंप्लॉयड है 5 लाख। 5 लाख पे 20% देना। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 लाख, मतलब 36,000। 36,000 सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल कितना होगा? तो सुपर प्रॉफिट मेथड का रूल्स होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, तो ये भी एज्यूम वाला ही है। पता नहीं मुझे इन्होंने 3 लिया है कि नहीं, मैंने तो 3 ले लिया, शायद 3 लेगा। यहाँ लिया है 3, तो 1,08,000। देख लेते हैं, 1,08,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हो गया। अब कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड, ये 2 मेथड बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड करते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें 2 होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों से सेम आंसर आता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अगर एवरेज प्रॉफिट करते हैं तो क्या आंसर आता है? तो कैपिटलाइजेशन में हमें क्या निकालना पड़ता है कि कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितना है हमारे एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिटर्न बोला है 20%। ठीक है, इस बात का मतलब है कि 100 रुपीज लगाने से कितना प्रॉफिट मिलता है? 20 रुपीज प्रॉफिट मिलता है, ये समझाने के लिए। ठीक है, लास्ट क्लास भी ऐसे समझाया था मैंने। 20 रुपीज प्रॉफिट लगाएंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज है। 1 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है 100/20। तो इनका एवरेज प्रॉफिट कितना है? इनका एवरेज प्रॉफिट है 1,36,000। तो अगर किसी को 1,36,000 कमाना है इन दोनों के जैसा, मतलब इनके पार्टनरशिप फर्म के जैसा, तो कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा? तो 100/20 इंटू 1,36,000, 6,80,000 इनको
उनको कैपिटल लगाना पड़ेगा, बट ये काम ये कितना कैपिटल लगा के कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख, यहाँ पर था ना, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख लगा के कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस है वही मेरा गुडविल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिखना पड़ेगा मेन सोल्यूशन में, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज 100/20 इंटू 1,36,000 ₹6,80,000, मतलब इतना प्रॉफिट कमाने के लिए इतना कैपिटल लगाना पड़ेगा, बट इनका कैपिटल इससे कम है, तो गुडविल कितना हो जाएगा, एक्चुअली जितना कैपिटल लगाना चाहिए, ठीक है, कैपिटल इंप्लॉयड शुड बी, और यहाँ पर एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, ये फॉर्मूला में जो लैंग्वेज है वो लिखवाया है मैंने लास्ट क्लास में, वो लिख देना है, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे नहीं करना। तो 1,80,000, ठीक है, मतलब इसको लिखना है नॉर्मल कैपिटल, इस ये नॉर्मल कैपिटल, ये एक्चुअल कैपिटल, तो 1,80,000 कम लगा के ये लोग उतना प्रॉफिट कमा ले रहे हैं, जो कमाने के लिए बाकी लोगों को 1,80,000 और कैपिटल लगाना पड़ेगा, तो 1,80,000 क्या है, ये हम लोग का जो है देख लेते हैं, 1,80,000 ये हम लोग का गुडविल हो गया, ठीक है। ये कैपिटलाइजेशन जो है मेथड मैंने यूज किया एवरेज प्रॉफिट पे। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट पे भी निकाल सकते हैं, तो इन्होंने नहीं निकाला है, हम निकाल के दिखा देते हैं, दोनों में हमारा सेम आंसर आएगा। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 36,000, अभी कैलकुलेट किया था ना, तो 36,000 का कैपिटल वैल्यू कितना होगा, यही वाला होगा, ये देखो 36,000 यहाँ पर लिखते हैं, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट है 36,000, ठीक है, इंटू 100/20, ये करने से ही हो जाएगा, तो ये देखो 1,80,000 डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड बोले तो दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, एक से भी निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर सेम है। और एक मेथड बचा एन्युटी मेथड, वो भी बता देते। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा प्रैक्टिस किया था, बट ये कंप्लीट क्वेश्चन लैंग्वेज पूरा दे रखा है, तो ये भी प्रैक्टिस ही हो रहा है बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो हर एक मेथड को अलग अलग प्रैक्टिस किया, आज एन्युटी किए, ठीक है, एन्युटी लास्ट क्लास में। अब एन्युटी मेथड में हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ दिया नहीं है, लेकिन हम मेरा मानना है कि नॉर्मली देता है, अगर नहीं देगा तो तुम लोग निकाल लेना, जैसे यहाँ पर निकाला है, ठीक है, मतलब हम बता देते हैं, देखो कैसे 20% करके है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर को, हमें कितने साल के लिए निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 साल का निकालना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तो ईयर तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जब भी नंबर ऑफ ईयर परचेस ले रहे हैं तो 3 इयर्स ले रहे हैं, मतलब वो तो नंबर ऑफ ईयर परचेस पे डिपेंड करता है ना। देखो अभी यहाँ पर जो फैक्टर्स निकला है, या तो क्वेश्चन हमें खुद बता देगा कितने दिन का निकालना है, या फिर जितने दिन का नंबर ऑफ ईयर परचेस होता है उतने दिन का हम लोग जो है फैक्टर अप्लाई करेंगे, तब तो हमें पता चलेगा कि उस उतने दिन तक दिखने वाले प्रॉफिट का आज का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ तक निकालना है वो डिपेंड करता है हम लोग कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज ले रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में 3 मान के किया गया, तो हम लोग भी 3 इयर्स का ही निकालेंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ भी वही कर रखा है, 3 इयर्स का ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया बाई चांस और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस फैक्टर को हम लोग कितने बार निकालें, तो जो नंबर ऑफ ईयर परचेज एज्यूम करेंगे उतने बार ही निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है कि जो सुपर प्रॉफिट हम लोग को आज दिख रहा है वो हम लोग फ्यूचर में कितने साल तक देखने वाले हैं, तो बोल रहे हैं कि 3 साल तक ऐसा एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखते जाएगा, ठीक है। तो ये 3 साल तक दिखते जाएगा, तो 3 साल तक अगर ये मिलेगा तो 3 साल तक इस प्रॉफिट का आज का वैल्यू कितना है, ठीक है, वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एन्युटी मेथड में कैसे निकाला जाता है, गुडविल, गुडविल ऐसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, सुपर प्रॉफिट का निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट तो हमें पता है, क्वेश्चन में हम लोग एक बार निकाल चुके, तो उसी को ले लेते हैं 36,000, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर निकाल लेते हैं, हमें बोला है 20%, तो ऐसे हो जाएगा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 3 साल का बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर्स कितना हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला हो जाएगा देखो 1/,
ऐसे 1/1.20 कैसे, क्योंकि 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 1 रुपए में 20 पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब 1 साल बाद 1 रुपए का वैल्यू 1.20 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर मतलब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1.2, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 0.833 ऐसे आ रहा है। तो हम भी 4 डिजिट ले लेते हैं, नॉर्मली ये क्वेश्चन में 4 डिजिट ही लिया जाता है। फिर ये वाला हो जाएगा 1.20 का स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा 1.20 का क्यूब। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, मैंने बोला ना एक बार स्क्वायर, एक बार कर दिया है इसमें फंक्शन फिट कैलकुलेटर में, अब इक्वल दबाएंगे तो फिर दो बार डिवाइड हो जाएगा। ये देखो 0.6944, ये हो गया 1 2 3 4, ये 3 का जरूरत नहीं है, 4 डिजिट लेने से ही हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये और एक बार इक्वल देंगे तो बाकी भी पता चल जाएगा, 0.5787। ठीक है, अब टोटल 0.8333, 0.6944, 0.5787, 2.1064, ये आ गया फैक्टर। ठीक है, 2.1064 ये फैक्टर आ गया। ठीक है, 2.106 इनका, ये देखो 1064, इनके साथ थोड़ा वेरी किया इन्होंने, शायद 4 डिजिट में कुछ इधर उधर किया होगा, मतलब इधर हो सकता है कि 4 की जगह 5 या कुछ तो किया है, तभी थोड़ा सा इधर उधर आया। ठीक है, 2.1065 आया, 1064। हाँ मतलब ये 5 आने में कितना टाइम लगेगा, ये 7 को 8 माना होगा शायद, इस वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, इंटू 36,000, 75,830, 75,830.4 ऐसा आ रहा है। तो मेरा जैसा है मैंने वैसे ही लिखा है। ठीक है, ये सब अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा बहुत आंसर वेरी कर जाता है। 834 इनका आ रहा है। ठीक है, मेरा 830.4 आया बिकॉज ऑफ दिस 5 या 4। ठीक है, ये हो गया। और ये मेथड तो मैंने दिखा ही दिया। ठीक है, तो ये देखो जो हम लोगों ने लास्ट में तो एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझा था। और ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन हमें देगा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में सारे मेथड्स दे देगा और कैलकुलेट करने बोलेगा, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन ही मान सकते हैं। हमें बड़े बड़े क्वेश्चन में ऐसा दे देगा कि गुडविल वैल्यू करना है, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, तब हमें जो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा उसको अप्लाई करके करना है, और इस मेथड्स को सारे याद कर लेने हैं। ठीक है, अब इलास्ट्रेशन 2 बोल रहा है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय राठौर। ठीक है, तो ये बिजनेस जो है राठौर वो कैरी करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इनका 1,50,000। ट्रेडिंग रिजल्ट मतलब बिजनेस का प्रॉफिट, 16 में प्रॉफिट है 40,000, 17 में प्रॉफिट है 36,000, 18 में लॉस है 6,000, 19 में प्रॉफिट है 50,000। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10%, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 2%। अच्छा, क्या बोल रहा है कि अगर ये पैसा हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो 10% रिटर्न आता है, मतलब मार्केट में इन्वेस्टमेंट यानी बिजनेस। ठीक है, तो इस बिजनेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, और रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये तो बिजनेस का रिटर्न है। ठीक है, लेकिन बिजनेस करना तो रिस्क होता है ना, तो फिर उसमें और एडिशनल 2% का रिटर्न है, मतलब 12% रिटर्न है। ठीक है, ये पैसा इन्वेस्ट करके मार्केट में बिजनेस करने से 12% रिटर्न है, जिसमें से 10% जो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये भी है, यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि इस पैसे को अगर हम लोग कहीं इन्वेस्ट कर देते बैंक वगैरह में, तो बैंक मुझे 10% देगा। ठीक है, तो बिजनेस करने से मुझे अगर 10% ही मिलेगा तो हम बिजनेस क्यों करें, हम बैंक में ही पैसा रखेंगे, क्योंकि बैंक में पैसा रखना तो रिस्क फ्री है, क्योंकि बैंक में पैसा रखने से डूबेगा थोड़ी, बिजनेस करने से चल भी सकता है डूब भी सकता है। तो फिर हम ये पैसा इन्वेस्ट करके मुझे 10% अगर मिलेगा तो हम बिजनेस क्यों करें। तो बोल रहे हैं कि बिजनेस करोगे तो रिस्क है, रिस्क की वजह से और 2% रिटर्न, मतलब जो पैसा बैंक में रखने से 10% का रिटर्न है, वही पैसा हम लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में तो 12% रिटर्न होगा। मतलब बेसिकली ये दो चीज घुमा फिरा के बोला है, तो हमें इसे ये कंक्लूजन में आना है कि बिजनेस का रिटर्न इसका मतलब 12%। ठीक है, remuneration from alternative employment of the proprietor if not engaged in
बिजनेस। अच्छा, इन्होंने और एक चीज भी माना है, इस तरीके के कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि रेमुनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर, मतलब प्रोप्राइटर अगर बिजनेस नहीं करके कुछ और करते तो उन्हें, इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस, तो उन्हें 6,000 पर एनम का इनकम होता, ये इन्होंने बोला है, रेमुनरेशन मिलता। You are required to compute the value of goodwill on the basis of 5 years purchase of super profit of the business calculated on the average profit of the last year। तो हमें इस क्वेश्चन से क्या कैलकुलेट करने बोला है? गुडविल। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करने बोला है, और किस बेसिस पे बोला है? ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेस। 5 years परचेस का मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस 5 years। 5 years पर नंबर ऑफ ईयर परचेस किस पे लगाना है? सुपर प्रॉफिट पे। मतलब गुडविल का हमें ये मेथड यूज करना है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, जिसमें सुपर प्रॉफिट कितना है बिजनेस का, कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है? लास्ट 4 years का, ठीक है, लास्ट 4 years के प्रॉफिट का एवरेज करके हमें एवरेज प्रॉफिट निकाल के देना है। ठीक है, और हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन गुडविल तो कैलकुलेट कर लेंगे, अब एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये मेथड हमें अप्लाई करना है, ये समझ में आ गया? दिमाग में पहले ये सेट कर लेना चाहिए कि मुझे जो बोला है उसका मतलब मुझे क्या निकालना है। अच्छा, अब एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो प्रॉफिट है ये हमारा मतलब कौन सा मेथड से एवरेज निकलेगा? सिंपल एवरेज की वेटेड वेटेड एवरेज? ये प्रॉफिट्स गिवन है तो सिंपल एवरेज की वेटेड एवरेज? मैम सिंपल, क्योंकि इसमें ट्रेंड नहीं। हाँ सिंपल, क्योंकि इसमें ट्रेंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम हुआ, उसके बाद ये लॉस हो गया, फिर बढ़ गया। ठीक है, तो सिंपल प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ईयर 16, 17, 19 प्रॉफिट और लॉस दोनों है। 40, 36, 6 और 50। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे, टोटल करने से पता चलेगा कितना आ रहा है। इसका टोटल करने के लिए ये लॉस है, ये नेगेटिव में होगा। 36 माइनस 6, 30, 30 और 40, 70, 70 और 50, 1,20,000। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट 1,00,000 कितना है? 1,20,000 डिवाइडेड बाय कितना साल है? 4 years। तो ये हो जाएगा 30,000 पर एनम। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो निकाल लिया, बट यहाँ अगर देखा जाए तो हम लोगों को एक डेटा बताया गया है, दैट इज रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर। मतलब प्रोप्राइटर अगर बिजनेस नहीं करके कुछ और करता तो उन्हें 6,000 का रेम्यूनरेशन मिल सकता था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 6,000 पर एनम है ये हमें लेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर देखोगे कि लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था, ठीक है, दिखाते हैं, तो वहां पर मैंने एक तुम लोगों को डेटा लिखवाया था। ठीक है, एक रूल्स, ये देखो कि एडजस्ट कैसे करना है प्रॉफिट को। तो उसमें देखो एबनॉर्मल लॉस, नॉन रिकरिंग, नॉन बिजनेस, एबनॉर्मल फ्यूचर एक्सपेंसेस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है कि इसको हम किसके साथ कंपेयर करें। देखो यहाँ पर ये पॉइंट बोला है कि रेम्यूनरेशन मिलेगा फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस। का मतलब ये 6,000 रुपए कमा लेते
इनका कहना है कि हम 6,000 रुपए कमा सकते थे अगर हम इस पैसे को बिजनेस में नहीं लगाते, तो मेरा 6,000 का इनकम होता। मतलब मान लो ये कहना चाह रहे कि हम इस पैसे को अगर बैंक में रखते तो मुझे 6,000 पर एनम का इंटरेस्ट मिलता, ठीक है, जिसको यहाँ पर लैंग्वेज रेम्यूनरेशन यूज किया है, तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हो सकता है कि इतने का इंटरेस्ट मिलता। तो इसका मतलब ये 6,000 पर एनम को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इस प्रॉफिट से करना पड़ेगा जो है माइनस। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि इनका कहना है कि 6,000 तो मुझे इससे ऐसे ही मिलता, तो फिर बिजनेस करके मुझे कितना मिल रहा है वो फाइंड आउट करना है। मतलब ये वाला चीज हम लोग इसके साथ जो है मतलब कंपेयर किसके साथ करें, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी इसको हम लोग बोल नहीं सकते, ये पॉइंट यहाँ पर ठीक किसी पॉइंट के साथ मैच नहीं हो रहा है जो इन्होंने दिया है। इसको एक्चुअली बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब हम ये बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब, जैसे मान लो कि तुम लोगों ने कॉमर्स चूज किया है, ठीक है, तो फिर तुम लोग आर्ट्स या साइंस नहीं पढ़ सकते, मान लो तुम लोग पढ़ लिख के बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए, तो फिर बिजनेस करने से जो इनकम हो रहा है वो तुम लोग का है, लेकिन जॉब करने से जो इनकम होता जो नहीं कर पा रहे हो उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये भी यहाँ पर वही बोलना चाह रहे हैं कि हम बिजनेस करते हैं, लेकिन अगर हम जॉब करते तो मुझे 6,000 करके मिलता, तो फिर 6,000 तो मुझे वैसे भी मिलता, ठीक है, हम जॉब करते तो भी मिलता, तो फिर मेरा बिजनेस का इनकम कितना है, तो फिर ये 6,000 यहां से हमें कर देना है लेस, ठीक है, ताकि हम लोग बिजनेस का प्रॉपर इनकम को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। तो हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे, लेस रेमुनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, क्या लिखा था मैंने, फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर, ठीक है। मतलब इन्वेस्ट करके इन्होंने 30,000 पर एनम प्रॉफिट कमाए बिजनेस करके, बट इनका कहना है वो इन्वेस्टमेंट से तो ये 6,000 कमा ही लेते, ठीक है, 6,000 पर एनम ऐसे ही कमा लेते, तो फिर बिजनेस का इनकम कितना है, तो बिजनेस का इनकम हो जाएगा हम लोग का 24,000 पर एनम। तो इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, इतना कैपिटल लगा के अगर इतना इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, मतलब 1,50,000 लगा के अगर 12% रिटर्न मिलेगा, ये नॉर्मल रिटर्न है इस बिजनेस का, तो इस बिजनेस को करके कोई भी इंसान कितना कमा लेगा, तो इस बिजनेस को करके कोई भी इंसान कमा लेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000 इंटू, अच्छा 18,000, तो माइनस करने से कितना आ जाएगा 6,000, ठीक है। और गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ हमें एजम्पशन नहीं करना, जितना दिया है उतना करेंगे 5, यानी कि 30,000, ये आंसर होगा। यहाँ पर दिया है, ये देखो रेम्यूनरेशन को लेस कर दिया, ठीक है, तो रेम्यूनरेशन लेस इस वजह से होगा। इनका कहना है कि मतलब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि ये पैसा इन्वेस्ट करके मुझे 6,000 ऐसे ही मिलता, ठीक है, तो फिर बिजनेस करके एक्स्ट्रा क्या कमाया, रिस्क लेके ना, एक्स्ट्रा 24,000 हम लोगों ने कमाया है, ठीक है, तो इस पे कैलकुलेट होगा। अब एक क्वेश्चन होना चाहिए था, ठीक है, किया नहीं है आप लोगों ने, एक क्वेश्चन होना चाहिए था ये कि अगर मुझे 6,000 पर एनम मिलेगा तो हम सिर्फ एवरेज से क्यों माइनस करें, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, अगर हम लोग इसमें भी एक एक करके माइनस करते तो भी हमारा आंसर सेम आता। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ये 40,000, ये प्रॉफिट में भी 6,000 रेमुनरेशन जाएगा, इस प्रॉफिट से भी 6,000, क्योंकि रेमुनरेशन तो हर साल काउंट होगा ना, क्योंकि रेमुनरेशन कैसे मिलेगा, 6,000 पर एनम बोला है, ठीक है, तो फिर 4 साल में 4 बार 6,000 मिलता, ठीक है, तो -6,000 और यहाँ पर हो जाएगा -6,000, ठीक है, और ये 50,000 -6,000। अब देखते हैं कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 34,000, 30,000, और ये हो जाएगा -12,000, ये हो जाएगा 44,000, ठीक है। तो अगर हम लोग हर साल चार्ज करें, ठीक है, जो कि करना चाहिए, लेकिन वो तो शॉर्टकट में मैंने किया है, ठीक है, ये देखो 30,000 और ये 44,000,
-12,000, तो इसमें आंसर आता है हम लोग का 96,000। ठीक है, ये 96,000 आ गया, ये एडजस्ट हो गया, हर एक प्रॉफिट को मैंने एडजस्ट कर दिया। अब 96,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 24,000। ये प्रॉफिट हम लोग का यहाँ पर भी आया, सेम प्रोसेस, थोड़ा अलग प्रोसेस से करके भी सेम आंसर आया है 24,000। और उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि 6,000, क्योंकि मैंने प्रॉफिट को एवरेज कर लिया, और 6,000 मुझे अगर 4 बार मिलेगा तो उसका एवरेज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 अगर 4 बार लिखोगे फिर उसका एवरेज करोगे तो 6,000 ही आएगा। ठीक है, तो एवरेज के साथ तो एवरेज ही माइनस होता है ना, तो रेम्यूनरेशन का एवरेज भी 6,000 ही आ रहा है। अगर इंडिविजुअली करेंगे तो बार बार हर एक के साथ 6,000 माइनस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 96,000 दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, बट ये टाइम टेकिंग है कि भाई हर बार 6,000 लेस होना चाहिए ना, कि हर बार प्रॉफिट से 6,000 6,000 6,000 लेस होगा। अगर वो नहीं करना चाहे, सारी प्रॉफिट का एवरेज कर लिया, तो सारी रेम्यूनरेशन का भी एवरेज करना चाहिए, तो 6,000 का एवरेज 6,000 ही होता है, इसलिए मैंने 6,000 लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, क्योंकि तो एवरेज था, एवरेज में एवरेज ही माइनस करना पड़ता है, तो एवरेज वैल्यू 6,000। अगर ये रेम्यूनरेशन अलग अलग होता, मान लो पहले साल 6,000, दूसरे साल 4,000, फिर मान लो कुछ और वैल्यू होता, तो फिर इस मेथड से हम लोग नहीं कर पाते, तब हमें इंडिविजुअली ही माइनस करना पड़ता। ठीक है, तब कैसे होता, तब तो पॉसिबल नहीं था, इंडिविजुअली माइनस करना पड़ता। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिडन और इन्फेयर्ड और इम्प्लाइड गुडविल। हिडन और इन्फेयर्ड और इम्प्लाइड गुडविल। इसका मतलब है कि गुडविल तो मांग रहा है, एडमिशन के टाइप में पार्टनर लोग गुडविल तो मांग रहा है, बट वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि हम गुडविल भी मांग रहे हैं। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग क्या कर सकता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग उससे गुड प्रीमियम फॉर गुडविल भी मांग सकता है, गुडविल के लिए भी पैसा मांग सकता है, अगर उनको उनका कहना है कि उनके बिजनेस में गुडविल है। ठीक है, ये बात अगर ये कहना चाहते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, वो लोग बोलते हैं नहीं सिर्फ कैपिटल ही दे दीजिए, लेकिन कैपिटल में गुडविल के पैसे को ऐड ऑन करके मांग लेते हैं, और वो पता नहीं चलता है कि ये इसमें गुडविल भी जोड़ा हुआ है, इसको कहते हैं हिडन गुडविल। हम दिखाते हैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि दो पार्टनर है ए और बी, ये ए है, ये बी है। ठीक है, और ये सी को एडमिशन लेना चाहते हैं अपने पार्टनरशिप में। ठीक है, इन्होंने कितना कितना कैपिटल लगाया था बिजनेस में, इन्होंने कैपिटल लगाया था सपोज कि 20,000 और 15,000, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1। ठीक है, अच्छा, अब सी को ये कितने शेयर के लिए लेना चाहते हैं, सी को ये 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए लेना चाहते हैं। ठीक है, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए लेना चाहते हैं, और सी को कैपिटल लाने के लिए बोला है, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैपिटल कितना लेके आना है, कैपिटल लेके आना है 18,000, कैपिटल लेके आना 18,000। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग कैसे समझे कि ये जो कैपिटल इन्होंने डिमांड किया है ए बी ने सी से, क्या इसमें इन्होंने गुडविल का अमाउंट भी ऐड करके मांगा है, या फिर ये सिर्फ एक कैपिटल है, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना है, तो हम लोग हमेशा जो इनकमिंग पार्टनर है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस मानते हुए टोटल कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि टोटल कैपिटल कितना है। देखो, ये पता करने का मन किसको होगा, सी को होगा कि भाई मुझे क्या गुडविल का पैसा भी मेरे से मांग लिया, तो सी सोच रहा है कि मुझे अगर 1/4 के लिए 18,000 कैपिटल का डिमांड कर रहा है ये लोग, तो इनका टोटल कैपिटल कितना होगा, तो 18,000 इंटू 4/1, मतलब सीधा बात है 1/4 शेयरिंग चाहिए तो 18,000 कैपिटल लेके आओ, इनका कहना ये है। तो अगर किसी को 1 शेयरिंग चाहिए तो 1/4 से 1 ज्यादा होता है ना, 1 मतलब तो 100%, 1/4 मतलब 25%, तो अगर किसी को 1 शेयरिंग मतलब टोटल शेयरिंग चाहिए तो कितना कैपिटल चाहिए होगा। ये हो जाता है, 72। हाँ, 72,000। तो इसका मतलब इनका टोटल कैपिटल होना चाहिए, सी अपने आप कैलकुलेट कर रहे हैं 72,000। ठीक है, तो ये टोटल कैपिटल कैसे निकाला हम लोगों ने, बाय यूजिंग सीज कैपिटल एज बेस। ठीक है, तो इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल को बेस मान के निकाला।
अब इनका टोटल कैपिटल कितना हो रहा है वो देखते हैं। टोटल कैपिटल इनका कितना हो रहा है। टोटल कैपिटल होगा, ए का है 20,000, बी ने 15,000 दिया था और सी से ये लोग बोल रहे 18,000 लेके आओ। तो इनका टोटल कैपिटल होना चाहिए, टोटल कैपिटल आफ्टर फीस एडमिशन 53,000। 53,000 होना चाहिए, ठीक है। बट सी के हिसाब से दिख रहा है 72,000, मतलब इन्होंने कैपिटल, इनका कैपिटल बढ़ कैसे गया। तो देखो इन्होंने खुद तो ज्यादा दिया होगा नहीं, तो इसका मतलब सी से कैपिटल के साथ साथ कुछ और भी इन्होंने मांगा है, ये पता चल रहा है, ठीक है। और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो रहा है, ये दो कैपिटल का डिफरेंस, वो कितना हो रहा है। तो डिफरेंस जो है वो हो रहा है, सी के हिसाब से कैपिटल होना चाहिए 72,000, बट अगर देखा जाए तो तीनों का टोटल करके कैपिटल इतना हो रहा है। तो जो डिफरेंस है वो कितना निकल के आ रहा है, वो हो रहा है हम लोग का, इसी को बोलते हैं हिडन डिफरेंस। 19,000। तो ये हो गया 19,000, ये डिफरेंस जो है ये 19,000 हम लोग का हिडन गुडविल हो गया, ठीक है। तो सी ये फाइंड आउट कर लेगा, ठीक है। इसका मतलब इनका बिजनेस का गुडविल है 19,000 और इसमें से उसका शेयर भी इन्होंने मांगा होगा मेरे से, ठीक है। अब इस चीज को हम प्रूव करके दिखाते हैं। अगर इनका टोटल गुडविल है 19,000 और ये सी से गुडविल का शेयर मांगे हैं लेकिन बोले नहीं है, ऐड करके कैपिटल में दिखा दिया है, मतलब ऐसे दिखाया नहीं शो करके कि हम लोग मांग रहे हैं बोल के, लेकिन मांगा है। वो बात सी को पता चल गया, ठीक है। ये कैलकुलेट करके कैसे, अगर सी को ये लोग गुडविल मांग ही लेते कि भाई प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आओ, तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होता। सी का शेयर ऑफ गुडविल हो जाता इतना कि इनका टोटल गुडविल है 19,000, इसमें से ये सी से कितना मांग सकते थे, जितना ये प्रॉफिट शेयर करने वाला है, यानी 1/4। तो 19,000 का 1/4 कितना होता। 4750, इतना गुडविल का शेयर सी से मांगना चाहिए था, ठीक है। तो फिर कैपिटल के लिए कितना मांगना चाहिए था सी से, सी कैपिटल कितना होता। तो कैपिटल कितना होता है यहाँ पर देखते हैं 50, कैपिटल कितना होना चाहिए था 53,000, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सी से इन्होंने कितना मांगा है, सी से इन्होंने मांगा है 18,000। अब सी का कहना है कि इसमें से तो 4750 कैपिटल ही है, सॉरी गुडविल है। इसमें सी को पता चल गया कि इसमें कैपिटल भी है गुडविल भी है, ठीक है। तो गुडविल तो निकाल लिया 4750, माइनस कर दो 18,000 तो पता चल जाएगा कितना हो रहा है 13,250, ये हम लोग का हो रहा है कैपिटल, ठीक है। तो इसका मतलब सी का कैपिटल एक्चुअली 13,250 मांगना चाहिए था उन्हें, और 4750 अगर वो हाइड नहीं करते तो इस तरीके से बोलते, तब क्या ये दोनों ऐड करने से 18,000 आएगा, बिल्कुल आएगा, चेक करके देख सकते हो। 4750 प्लस 13,250, ये देखो 18,000 आ गया। तो 18,000 को मांगा है, अलग अलग बोला नहीं कि ये इसके लिए इसके लिए। तो ऐसे जब नहीं बोल के मांग लेते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग होता है ना हिडन चार्जेस, सुने हो, हिडन चार्जेस होता है। कुछ खरीदने गए, बोला ये पैसा, फिर जब बिल बना तब देख रहे ज्यादा हो गया, ये कैसे, नहीं इसमें ये भी इंक्लूडेड था उसमें वो भी इंक्लूडेड था, क्लियरली नहीं बताया। तो कुछ भी चीज खरीदने से हम लोग पूछते कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बाद में मुझे पता चला कि ये खर्चा है, ये टैक्स है, ये और एक्स्ट्रा ये है वो है, ठीक है। तो वैसे ये लोग गुडविल को हाइड कर रहे हैं, बट ये इस तरीके से हमें कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में दिया जाएगा कि अगर हिडन गुडविल है तो वो हमें पढ़ के समझना पड़ेगा कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन है कि नहीं। तो वो जब आएगा तब देखेंगे, बताएंगे कि क्या देख के पता चलता है। तो हिडन गुडविल इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि इनका टोटल कैपिटल जो है ये 53 का अगर हम लोग 1/4 करते हैं कितना आता है, हाँ तब भी 13,250 आएगा। देखो सी का कैपिटल और एक तरीके से भी निकाल सकते हैं, हमारे हिसाब से सी का कैपिटल होना चाहिए टोटल कैपिटल 53,000, तो ये भी होगा, या फिर ऑल्टरनेटिवली 53,000 कैपिटल होना चाहिए, तो उसका 1/4 करोगे तो भी 13,250 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली कैपिटल तो इतना होना चाहिए ना सी के एडमिशन के बाद, तो इसमें सी का पोर्शन कितना होना चाहिए 53 का 1/4 13,250, बट ये तो मांग रहे हैं 18,000, तो जो एक्स्ट्रा मांग रहे हो वो गुडविल के लिए है, ठीक है। तो तीन चार तरीके से समझा जा सकता है। तो ये हो गया कंसेप्ट कि हिडन गुडविल हमारा क्या होता है, ठीक है।
अब यहाँ वही एग्जाम्पल है, मैंने उसी चीज को यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो ये देखो, समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन एंड हैज टू बी इम्प्लाइड फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल के साथ वो इंक्लूडेड होता है। अच्छा, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने बता दिया। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, यहाँ पर एक स्टोरी दिया है, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है यहाँ पर हमें बताया है, ये देखो, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 3:2, देयर प्रॉफिट्स 20,000, ए विल गेट 12,000, बी विल गेट 8,000। तो देखो, ये सिंपल सा बात बोला है कि दो पार्टनर है, ए और बी, ठीक है। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है, अगर इनका टोटल प्रॉफिट 20,000 है, उसमें ए का शेयरिंग 3/5 यानी कि 12,000, ठीक है। ये देखो, और बी का 8,000, क्योंकि 20,000 को अगर 2/5 करोगे तो 8,000 हो जाएगा। सी एडमिटेड एंड गिवन 1/4 शेयरिंग प्रॉफिट। सी आ रहा है, इनके बिजनेस में इनके साथ कौन जुड़ रहा है? सी जुड़ रहा है, और सी को ये लोग कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे? 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। देन फाइंड आउट, देन आउट ऑफ 20,000 ही विल गेट 5,000। अब देखो, प्रॉफिट अगर मेरा 20,000 ही है, तो उसमें से सी को कितना मिलेगा? 20,000 का 1/4, क्योंकि उसको 1/4 शेयर के लिए आने के लिए बोला गया 5,000। तो अगर सी को 5,000 दे दिया जाएगा, तो इन दोनों को थोड़ी ना 12 और 8 मिलेगा। इन दोनों को तो 12 और 8 मिलता था बिफोर एडमिशन, क्योंकि ये दोनों मिला के 20 है। अगर सी आएगा तो सी को भी तो 5,000 देना पड़ेगा। तो इनको अब और आगे के जैसे 12,000 और 8,000 नहीं मिलेगा। तो वही बोल रहा है, द रिमेनिंग 15,000। अब सी को अगर 5,000 दे दिया गया, तो 20,000 में से अगर 5,000 लेस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15,000। तो बोल रहा है द रिमेनिंग 15,000 विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में डिवाइड होगा। ए विल गेट 9,000, अब ए को 9,000 मिलेगा एंड बी विल गेट 6,000, और बी को मिलेगा 6,000, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट किया है इन्होंने? देखो, सिंपल सा बात है। ए का देखो, यहाँ पर हम इस चीज को कहाँ लिख के दिखाएं, कुछ जगह चाहिए थोड़ा सा। चलो, यहाँ पर हो जाएगा। देखो, इनका टोटल शेयर था, शेयर ऑफ प्रॉफिट 1, ठीक है। हम इसको 1 मान रहे हैं। अब इसमें से अगर सी एडमिशन लेगा, तो सी के एडमिशन के बाद कितना बचेगा? 1 - 1/4 यानी कि 5/4 इतना बचेगा। ये 5/4 में अब ए और बी अपना पोर्शन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया है कि सी को टोटल का 1/4 मिलेगा। तो बचे हुए अमाउंट में से, यानी 5/4 में से ए और बी को कितना मिलेगा? तो ए को मिलेगा 5/4 का कितना, और बी को मिलेगा 5/4 का कितना। तो देखो, सी के एडमिशन के बाद क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि ए और बी कैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट करेगा। तो मतलब कुछ नहीं बताया कि सी के आने के बाद ए बी इक्वली करेगा या फिर 5:9 करेगा, कुछ भी नहीं बताया। तो मतलब जैसे पहले करता था वैसे ही करेगा, यानी 3:2 में। तो 5/4 का 3/5 और 5/4 का 2/5, जैसे पहले पूरे अमाउंट का 3/5 2/5 करता था, अब 5/4 का 3/5 2/5 करेगा। तो इससे आंसर आ जाएगा हम लोग का 3/4 और 2/4। मतलब रेशियो क्या बन गया? 3:2। मतलब अगर तीनों का रेशियो निकाले, A:B:C, तो ए का हो गया 3/4, बी का हो गया 2/4, सी का हो गया 1/4। मतलब रेशियो हो गया 3:2:1। अब इसमें अगर 20,000 को डिवाइड करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 3/6 यहाँ पर हो जाएगा। मतलब ये हो गया 10,000, और 20,000 इंटू 2/6, 3:2:1। हाँ, इतना ही तो आ रहा है। तो ये 6 आ गया, यहाँ पर तो बोल रहा है 9,000 आना चाहिए, एंड बी विल गेट 6,000। मतलब 3:2 ही तो रेशियो होगा, ठीक है। तो लिखा है मैंने 3/4, 2/4 और 1/4। B will get 6,000. Thus, on C's admission, A loses 3,000 per year and B losses 2,000 per year. क्या हुआ मेरा कैलकुलेशन? 3 + 2 + 1 80,000 into 3/5 হবে। না, এইটা ভুল হয়েছে তো। এটা 3/4,000, 5/4 4 - 1 3/4 होगा ना, इसीलिए गलत हुआ है। ये गलत हुआ है, सी ये वाला, ठीक है। 3/4 हुआ है, ये 3/4 होगा। तो 3/4 का ए को कितना मिलेगा? 3/4 इंटू 3/5 और 3/4 इंटू 2/5। अब देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया 9/20 और ये हो गया
6/20, ठीक है। तो 9/20, 6/20, और सी को भी अगर 20 करेंगे तो यहाँ 5 और यहाँ 5 लगाना पड़ेगा, यानी 9:6:5। आई होप कि अब ठीक है। 9, 6 और 5, तो ये हो गया मेरा 20, तो यहाँ पर 20 आ गया। हाँ अब देखो, ये 1000, यानी ये हो जाएगा, हे भगवान फिर से क्या गलत है। 4-1, 3/4, 3/4 into 3/5, 9 और 20, 3/4 into 2/5, 6/20, तो 9/20, 6/20, 9:6:5, तो ठीक है। 20, ओ 20 into 9, तो ठीक है। ये देखिए 20,000 का प्रॉफिट 9/20 करने से कितना हो जाएगा, 1,000, 1,000 into 9, 9,000। बी का कितना हो जाएगा, 20,000 into 6/20, यानी कि 1,000 into 6, यानी 6,000, ठीक है। तो ये देखो, अब ए को मिलेगा 9,000, बी को मिलेगा 6,000, ठीक है। तो ए को 9,000 मिलेगा, पहले ए को कितना मिलता था, 12,000, तो ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 3,000। और बी को पहले कितना मिलता था, 8,000, अभी कितना मिलेगा, 6,000, तो अभी बी को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 2,000। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 3:2। अगर इसको रेशियो करते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया कितना, 3:2। और यही 3,000 और 2,000 मिला के जो हम लोग का हो रहा है ना 5,000, वही सी को मिलेगा। देखो 20,000 का 1/4 यानी 5,000, ये दोनों ने जो गिव अप किया वही सी को मिलेगा। तो इनका गिव अप रेशियो को सेक्रीफाइस रेशियो बोलते हैं, जो कि 3:2 आया। तो ये बताने का मेरा यहाँ पर देखो, एक तो रेशियो करना सीखोगे तुम लोग, कैसे करके रेशियो का कैलकुलेशन होता है, जो कि क्वेश्चन में रहेगा। ये एडमिशन करो, रिटायरमेंट करो, डेथ करो, जो भी करो। और यहाँ पर एक चीज सीखने को ये मिला कि अगर हमें क्वेश्चन में ये ना बता दे कि प्रॉफिट आफ्टर न्यू पार्टनर्स एडमिशन, ओल्ड पार्टनर कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो वो ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। तो एक चीज देखोगे अगर कि उनका ओल्ड रेशियो जो था ना, ये देखो यहाँ पर कितना है, 9/20 to 6/20। तो अगर ये दोनों को रेशियो करोगे तो भी आंसर हमारा वो ओल्ड रेशियो ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखो नॉर्मल मैथ्स है, पहले हम लोग 100% प्रॉफिट को 3:2 में बांट रहे थे, ठीक है। अब 100% में से देखो 140 यानी 25% चला गया। अब 75% को भी कैसे बांट रहे हैं, 3:2 में बांट रहे हैं, ठीक है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो वो तो 3:2 ही निकल के आएगा, क्योंकि सेम वही मेथड से तो कर रहे हैं, ठीक है, वही वैल्यू से कर रहे हैं। तो सिंपल ये बात है कि अगर हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ओल्ड पार्टनर कैसे प्रॉफिट शेयर करेगा, तो न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो में कोई फर्क नहीं होगा, इवन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में भी कोई फर्क नहीं होगा। तो ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड पार्टनर का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो इक्वल होगा। अगर क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली ये नहीं बता देता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या होने वाला है, ठीक है। ये हम नोट लिखवा देंगे, तो उस हिसाब से हमें हमेशा हर एक क्वेश्चन में करना है, उसको बार बार इसलिए कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर हम लोग कैलकुलेट नहीं भी करते तो हमें नया रेशियो क्या निकालना चाहिए था, 3:2। ए बी का तो होगा ही, और सी का 1/4। तो उस हिसाब से अगर हम लोग मैनेज करते तो हमें आंसर वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। और it is no argument to say that that on C's admissions the profit will not remain at 20,000। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सी के एडमिशन के बाद भी प्रॉफिट 20,000 ही रह जाएगा। Extra profit will arise and therefore A and B will both get more than what they previously got। तो बोल रहा है क्योंकि प्रॉफिट ऐसे फिक्स नहीं होता है, तो जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा ए बी को पहले जितना मिलता था उससे ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट इट शुड बी नोटेड दैट द एडिशनल प्रॉफिट्स विल बी अर्न्ड बाय द कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल द पार्टनर ए बी एंड सी, ठीक है। तो जो लेकिन और ये बात भी हमें बोलना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट का क्वांटिटी बढ़ेगा, जैसे पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन 20,000 करके कमा रहा था एवरेज प्रॉफिट, अब उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये हम लोग जरूर बोलेंगे कि उसमें सी का भी एफर्ट जुड़ गया है, इसलिए प्रॉफिट बढ़ रहा है। देयरफॉर इफ ए एंड बी get a share of extra profit, they are not particularly obliged to C. Out of the present profit of 20,000, they have to give up a share in favor of C, and therefore they are entitled to a compensation। तो क्योंकि A और B अपना शेयर गिव अप कर रहे हैं सी के लिए, ठीक है, तो उन्हें कंपेंसेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो कंपेंसेशन के तौर पे क्या होता है, सी को लाना पड़ेगा
गुडविल का पैसा। ये देखो, द प्रॉब्लम ऑफ कंपेंसेशन इज द चीफ प्रॉब्लम व्हाइल डीलिंग विद एडमिशन ऑफ पार्टनर, दिस इज टैकल्ड थ्रू गुडविल। तो ही वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए किया जाता है। मतलब एक्चुअली जब नया कोई आएगा तो उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने स्टोरी में देखा, तो जब वो आ रहा है तब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये जो इन्होंने अपना अपना शेयर गिव अप किया ताकि सी को 1/4 मिले, तो उसके बदले ये सी को लाने बोलेंगे गुडविल का अमाउंट, और वो अपने अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज बोला है। But one point should be made clear here. Goodwill is a compensation to old partner for their sacrifice in connection with admission of new partner. अगर कोई new partner admission लेता है तो goodwill जो है हम लोग old partner को compensation के तौर पे देते हैं. So it is to be credited to the partners according to their profit sacrificing ratio. Whatever shares the new profit is getting, it may be sacrificed by the old partner in proportion to their old profit sharing ratio or different proportion. मतलब क्या बोल रहा है? So it is to be credited to the partner according to their profit sharing ratio. तो ये गुडविल का अमाउंट क्या किया जाता है? ओल्ड पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर दिया जाता है. Whatever share the new partner is getting, it may be sacrificed by the old partner in proportion to their old profit sharing ratio or in different proportion. वही बोला है, देखो जो हम लोगों ने अभी देखा कि जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, जिस प्रोपोर्शन में सैक्रिफाइस करता है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है. ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए कि किस तरीके से प्रॉफिट शेयर का कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, हम इसको यहीं पर करके दिखा देते हैं समझाने के लिए. बोल रहा है निगम एंड धमेजा आर इन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. तो निगम और धमेजा दो पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है. दे एग्री टू टेक घोष एज 1/3 पार्टनर. ये चाहते हैं कि घोष को एडमिशन लेंगे 1/3 पार्टनर के लिए. नाउ 1/3 ऑफ घोषेस 1/3 शेयर ऑफ घोष में कम आउट ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय निगम एंड धमेजा इक्वली. बोल रहा है कि निगम एंड धमेजा इक्वली सैक्रिफाइसिंग करेंगे तभी जाके घोष को वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा. ठीक है, तो क्या निकालने बोला है? तो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग पैटर्न दे दिया. अच्छा ठीक है, हमें यहाँ से जो भी कैलकुलेट कर सकते हैं वो करना है. ठीक है, तो देखो हम ऐसे करते हैं, पहले यहाँ लिख दिया ओल्ड, यहाँ पर लिख दिया निगम धमेजा और घोष. तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1/2 1/2. तो ओल्ड में तो घोष था नहीं, न्यू में घोष आ गया जो कि 1/3 के लिए. अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग ये निकालेंगे. ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे. तो टोटल प्रॉफिट कितना था? टोटल था 1. ठीक है, इसमें से घोष को दे दिया 1/3, तो बचा कितना? 1 माइनस 2/3. ठीक है, बचा कितना? 2/3. अब 2/3 में से निगम को कितना मिलेगा? कुछ नहीं बोला है कि इनके आने के बाद इनका क्या होगा, तो जैसा था वैसा ही रहेगा. 2/3 का हाफ और 2/3 का हाफ, तो कितना होता है? 2/3 का हाफ होता है 1/3, 2/3 का हाफ होता है 1/3. ठीक है, और इनका तो 1/3 है. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 1/3 1/3 1/3, यानी 1:1:1. ठीक है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर ओल्ड पार्टनर कैसे अपना प्रॉफिट शेयर करेगा इस बारे में नहीं बताएगा, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा था न्यू में भी उनका वही रह जाएगा. तो देखो वही रह गया. निगम धमेजा का पहले भी 1:1 था, अब भी वही रह गया. तो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, जस्ट हम बता रहे कि सेम होगा. 2-3 क्वेश्चन बता देंगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा. अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? पहले निगम को मिलता था हाफ, अभी मिलता है 1/3. तो माइनस करने से ही पता चल जाएगा. 3/4/3, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा. 3 और ये हो गया 2, मतलब 1/6. ठीक है, 1/6. और क्योंकि सेम वैल्यू है तो धमेजा का भी 1/6 होगा. 1/6 और 1/6 मतलब 1:1. ठीक है, ये हो गया 1:1. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 1:1 मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है. अगर ये तभी होता है, ये कंडीशन तभी फुलफिल करता है कि अगर ये बताया ही नहीं है कि ओल्ड पार्टनर कैसे प्रॉफिट शेयर करेगा आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. क्या किसी क्वेश्चन में बताता है? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन में बताता है कि ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर आने के बाद ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होके ये हो जाएगा, मतलब वो इस तरीके से प्रॉफिट शेयर करेंगे. लेकिन ये चीज जब हमें नहीं बताएगा तो उस केस में हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों चीज जो है वो सेम होगा.
ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट। अच्छा, ये चीज हम लिखवा देंगे, देखो। अच्छा, यहाँ पर फिर थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर दिया, ये देखो यहाँ पर गेन दिखा दिया है, घोष का गेन कितना है, जितना उसको प्रॉफिट शेयर मिलेगा। अच्छा, अब बट इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ निगम एंड धमेजा घोष, ये देखो बता दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का बता दिया, 4:2:3। देन प्रॉफिट सैक्रिफाइस बाय निगम एंड धमेजा ऑन घोष एडमिशन इज नॉट एट द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तब सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो नहीं होगा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब कितना होगा वो कैलकुलेट करने से पता चलेगा। निगम धमेजा और क्या नाम है, घोष, ठीक है। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हाफ ऑफ ओल्ड, ठीक है, न्यू हो गया, यहाँ पर बता दिया है 4/9, 2/9 और 3/9, ठीक है। तो अब डिफरेंसेस निकालेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चलेगा, ये हो गया 18, 1/18, ठीक है। ये 9 × 2 18, 9 और ये 4, 5/18, ठीक है। तो ये देखो 1:5, ये देखो दिख रहा है 1:5 हो जाएगा निगम और धमेजा का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तब लेकिन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया है 4:2:3, तब हमें उस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर और एक एग्जांपल दिया है कि दे एग्री, अच्छा यहाँ पर बोला इफ घोष पे गुडविल 24,000 देन इन द फर्स्ट केस निगम एंड धमेजा शुड शेयर इट इक्वली। देखो पहला वाला केस जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया था, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 हुआ था। तो अगर 24,000 गुडविल के लिए लेके आ रहा है घोष, ठीक है, तो उसमें से 1:1 रेशियो सैक्रिफाइसिंग है, तो फिर निगम और धमेजा 12,000 और 12,000 करके शेयर करेंगे ये 24,000 में से, ठीक है, 12,000 और 12,000 करके शेयर करेंगे। तो यहाँ पर वही बोला इक्वली। बट सेकंड वाला केस, तो यहाँ पर कितना 1/18 और 5/18, तो अगर गुडविल 24,000 लेके आ रहा है तो उसका 1/18 जितना होगा उतना निगम और 5/18 जितना होगा उतना धमेजा शेयर करेगा, ठीक है। तो 24,000 डिवाइडेड बाई 18, तो ये हो गया 24,000। अच्छा, ये 1/18 और 5/18 यानी रेशियो 1:5 है, तो डिवाइडेड बाई 6, ये देखो 4,000 और इंटू 5, तो ये हो गया, ये रहा 20,000। जैसे शेयरिंग निकालते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो 1:5 हुआ, तो 1:5 से निकालेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल बोला है, निगम एंड धमेजा आर इक्वल पार्टनर्स, दे एग्री टू टेक घोष एज 1/3 पार्टनर, और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर इतना है, निगम और धमेजा 27,000 अपने गुडविल का वैल्यू किए हैं। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि घोष इतना लेके आया, बोल रहा है कि इन्होंने गुडविल का वैल्यू इतना किया है। तो फिर घोष को कितना लाने के लिए बोलेगा, घोष को बोलेगा लाने के लिए उतना जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो घोष का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये लास्ट वाला है, तो 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो 3/9 होने से ये हो गया 9,000, तो घोष का शेयर ऑफ गुडविल 9,000। अब ये 9,000 में से निगम और धमेजा अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसे शेयर करेंगे। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये वाला होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये वैल्यूज यूज किए गए हैं, मतलब 1:5। तो 9,000 इंटू 1/6 और 9,000 इंटू 5/6, तो देखते हैं कितना होता है। 1,500, 7,500, ठीक है। तो अब इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री यहाँ नीचे दिया है, इसके पहले हम बता देते हैं। तो निगम और धमेजा को मिलेगा तो उनका कैपिटल क्रेडिट होगा टू एन्स कैपिटल, टू डीज कैपिटल, ठीक है। 1,500 और यहाँ पर हो जाएगा 7,500 होगा, ठीक है, एक जीरो मैंने ज्यादा लिख दिया, 7,500। और देगा कौन, घोष, तो घोष का कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि जो देगा उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा, तो 9,000। तो देखो यही एंट्री किया गया होगा, घोषेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू निगम्स कैपिटल टू धमेजास कैपिटल, 7,500 और 1,500 इस तरीके से हो गए। तो अब यहाँ पर और एक चीज भी नीचे बोला है, ये मैंने पहले भी बताया है कि AS 26 बताया था, इसके अकॉर्डिंग गुडविल को हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते हैं अगर ये हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो ये सेल्फ जनरेटेड है।
जो निगम धमेजा, इन्होंने किसी से गुडविल परचेज नहीं किया, इन्होंने खुद वैल्यू करके बोला है कि भाई हमारा गुडविल इतना हो सकता है। तो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट इज नॉट रिकमेंडेड टू रेज गुडविल अकाउंट बट टू शो द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल। बट हम लोग गुडविल का एडजस्टमेंट जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग गुडविल को रेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुडविल जो है ये हमारा कैसा गुडविल है, ये हमारा जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, परचेज गुडविल नहीं है, इस वजह से। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन आया, बोल रहा है, अच्छा ये करने के पहले मुझे लिखवाना पड़ेगा केसेस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का केसेस लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले लिखवा देते हैं फिर बोले। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये लिखना पड़ेगा। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, केस 1, न्यू पार्टनर bring his share of goodwill in cash and goodwill retain in business। तो क्या एंट्री होगा? सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पहला केस। केस 2, न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash and goodwill is withdrawn। तो 3 एंट्री होगा। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, सी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर केस 3, न्यू पार्टनर does not bring his share of goodwill in cash। So new partners capital account debit to sacrificing partners capital account। इसमें एडिशन लिखवा देते हैं। being new partner share of goodwill adjusted through capital
और केस 4, if goodwill is paid privately by new partner, तो उसमें नो एंट्री। तब कोई एंट्री हमें करना नहीं पड़ेगा। तो ये 4 केस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर निगम धमेजा वाला देखा ना, तो यहाँ पर देखो क्या एंट्री हुआ था, घोषेस कैपिटल टू निगम्स टू धमेजा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुडविल जो है घोष को लाने के लिए बोला गया है। यहाँ कहीं नहीं बोला है कि घोष ने गुडविल के लिए कैश लाया है, ठीक है। जैसे पहला वाला कैश लाया है, तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग, ये वाला नहीं हुआ। ये वाला भी नहीं हुआ कि गुडविल कैश में लाया फिर विथड्रॉल हो गया, ये केस भी नहीं था। डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर कैश में नहीं ला रहा है तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, यहाँ पर वही हुआ। न्यू पार्टनर कौन था? घोष। घोष का कैपिटल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ कहीं नहीं बोला था कैश में लेके आ रहा है, तो इसका मतलब ये अभी हम लोगों ने जो किया ये केस 3 किया, ठीक है। डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अच्छा, अब यहाँ पर एक एक चीज बोला है वो हम बता देते हैं। ए, बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:2:1. They wanted to admit D into partnership for 1/5 share. D brings 30,000 capital and 10,000 as premium for goodwill. प्रीमियम का मतलब ही कैश होता है। प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब कैश लेके आया, तो कैश लेके आया तो ये वाला एंट्री होगा, ठीक है। तो अब हमें बोला है नेसेसरी जर्नल एंट्री करने के लिए, तो सबसे पहले एंट्री होगा ये वाला, हम यहीं पर करके दिखाएंगे ये सारे एग्जाम्पल को। बाकी मेन क्वेश्चन में तो हमें ऐसा बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो पहले हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। डी अपना कैपिटल के लिए लेके आया है 30,000, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? सेकेंड एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर अपने अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है। टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल कौन से रेशियो में जाएगा? ऑब्वियसली सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा? हमें यह बोला नहीं है कि डी के एडमिशन के बाद ए बी अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे करेगा। तो ए बी का पहले जो रेशियो था वही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी रहेगा एज वेल एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी रहेगा, मतलब 1:1। तो 1:1 होने से कितना हो जाएगा? 1:1 होने से यहाँ पर हो जाएगा 2:2 है, तो 1:1 मतलब 10,000 का, तो ये तो मेरे हिसाब से हो रहा है 5,000 5,000, ठीक है। 5,000 और 5,000 देखते हैं इन्होंने क्या एंट्री किया। इन्होंने क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये 30 और ये 10 को इन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब ए के कैपिटल में इन्होंने दिखाया है 4,000, बी के कैपिटल में भी दिखाया है इन्होंने 4,000 और सी के इसमें दिखाया है 2,000 और अच्छा ए बी सी डी 3 है क्या? ओ अच्छा सॉरी, तो ये गलत हो गया ना, मैंने तो गलत पढ़ लिया। तो ए बी के साथ ए बी सी भी होगा, 2 सीज कैपिटल, तो ये 10,000 2:1 में बटेगा, मतलब जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो 10,000 का 2/5 कितना हो जाएगा? 4,000, ठीक है। 4,000 4,000 और यहाँ पर बाकी बचा कितना? फिर 2,000, ठीक है। तो इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? 30 और 10 40,000 जो इन्होंने किया है। डी के कैपिटल में कितना जाएगा? डी कैपिटल 30,000, ये देखो यहाँ पर किया हुआ है डी का कैपिटल 30,000 और एबीसी का कितना किया हुआ है? 442, तो ये देखो मेरा भी आया 442। अब तुम लोग सोचोगे फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने लिखा, ये तो हटा दिया इन्होंने एक्चुअली इसको नेट एंट्री कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, ये दोनों को मर्ज कर दिया, तो 40,000। और ये देखो 2 एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, डीस कैपिटल, तो
तो ऐसे भी कर सकते हो, और अगर मर्ज नहीं करोगे तो मेरे जैसा करोगे तो 3 एंट्री होगा, ठीक है। पहले कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है तीनों ओल्ड पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना भी नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया। सेकेंड वाला देखो, तो ये कौन सा वाला केस हुआ, ये हम लोग का केस 1 हो गया। केस 2 में देखते हैं क्या बोला है। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, they wanted to take C as a third partner, C को as a third partner लेना चाहते हैं, and for this purpose goodwill was valued at 1,20,000, goodwill 1,20,000 से इन्होंने वैल्यू किया। the journal entry for adjustment of value of goodwill through partners capital account will be, तो A B इक्वल पार्टनर मतलब 1:1, ठीक है। वो C को एडमिशन लेना चाहते हैं 1/3 के लिए, तो A B पहले से है 1:1 के लिए, ठीक है। C को एडमिशन लेना है 1/3 के लिए, एंड फॉर दिस पर्पस गुडविल को वैल्यू किया गया है 1,20,000 से, ठीक है। इन्होंने, किसने वैल्यू किया, ऑब्वियसली ए बी ने। इन्होंने बताया कि हाँ भाई हमारे बिजनेस में इतने रुपए का गुडविल है। जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ हमें बता ही दिया है कि किस तरीके से एडजस्ट करना है, पार्टनर कैपिटल के थ्रू से। इसका मतलब ये कौन सा केस है, इसका मतलब है ये वाला केस ये है कि न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तब कैसे होगा, बीइंग न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू हिज कैपिटल, मतलब ये शेयर ऑफ गुडविल अगर कैश में नहीं ला पा रहा है तो उनके कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट होता है। तो गुडविल इतना है, तो सी को क्या 1,20,000 लाना पड़ेगा, नहीं, सी जितना प्रॉफिट शेयर करेगा उसका अमाउंट वो लेके आएगा, गुडविल का उतना अमाउंट वो लाएगा, तो 1,20,000 का 1/3 मतलब 40,000 गुडविल वो लेके आएगा। और ये गुडविल कौन शेयर करेगा, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यानी ए बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, तो ये इक्वल पार्टनर था। सी के आने के बाद ये अपना प्रॉफिट शेयर कैसे करेंगे नहीं बताया, तो आफ्टर सीज एडमिशन इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल रहेगा और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल होगा, क्योंकि मैंने 2 बार कैलकुलेट करके दिखाया, ऐसे क्वेश्चन में ये डेटा सेम होता है। तो 1:1 मतलब हाफ, तो 20,000 और ये 20,000, तो इनको पैसा मिल रहा है, मतलब इनके पास पैसा तो नहीं आ रहा है, इनको शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, ठीक है। तो इनका कैपिटल क्रेडिट होगा और इसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और ये डेबिट इसीलिए हो रहा है क्योंकि मान लो यहाँ बोला नहीं है, तो सी मान लो कैपिटल भी लेके आएगा, सी अब पैसा नहीं ला पा रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल का, लेकिन कैपिटल का पैसा ला रहा है, तो सी को क्या बोला जाएगा, कैपिटल के पैसे से प्रीमियम फॉर गुडविल दो, मतलब उसके कैपिटल को डेबिट करके कम कर दिया जाएगा। तो सीधा बात है, ये 40,000 से इसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा और इसमें से इनका जो हिस्सा है इनको दे दिया जाएगा। और पार्टनरशिप में सारी चीज जो है कैपिटल अकाउंट के थ्रू से ही लेन देन होता है, कि पार्टनर को अगर कुछ मिला या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कुछ दे रहा है, ठीक है, तो वो पैसे का लेन देन भी कैपिटल के थ्रू से ही एंट्री करके किया जाता है। अब थर्ड नंबर देखते हैं, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, सी को एडमिशन लेना चाहते हैं 1/6 के लिए, जो 60,000 गुडविल लेके आएगा, अब बोला है वो 60,000 गुडविल लेके आएगा, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंप्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया है तो ये 1:1 जो है, ये पुराना रेशियो और नया रेशियो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ओल्ड रेशियो बताया है हाफ और हाफ, ठीक है, किसका, ए और बी का, और सी का, ओल्ड में सी था ही नहीं, न्यू में देखते हैं कितना रेशियो बताया है, 3/6, 2/6 और ये 1/6, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, हाफ माइनस 3/6, तो ये 1/2 होके 0 हो जाएगा। ए का कोई सैक्रिफाइस नहीं, मतलब पूरा सैक्रिफाइस बी कर रहा है, तो हम बिना कैलकुलेट किए बोल सकते हैं बी का शेयरिंग 1/6 होगा, सैक्रिफाइसिंग का शेयर। क्यों, क्योंकि इनकमिंग पार्टनर को जो शेयर मिलता है वो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करने के लिए मिलता है, तो इसका अगर 0 है तो बी ने 1/6 किया होगा तभी तो इसे 1/6 मिल रहा है। बाकी चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, ये देखो 1/6, ठीक है, ये वाला कैलकुलेशन दिखा दिया, 1/6 ये निकल के आ रहा है। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ बी का है 1/6, तो जो भी गुडविल लाया गया है 60,000 उसमें से 1/6 जो है किसको मिल जाएगा, 1/6 पूरा का पूरा जो है वो बी को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री कैसे होगा, देखो पहले ये सिर्फ गुडविल बोला है ना यहाँ पर, तो गुडविल ये जो है ब्रॉट 60,000 रुपीज एज गुडविल, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, तो एंट्री क्या हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट, सबसे पहले बी लेके आया तो कैश अकाउंट डेबिट, तो बी को मिलेगा 60,000, 1/6 है ना, तो ये देखो 1/6 इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और बी को गुडविल का कितना हिस्सा मिलेगा, तो सी को लाना कितना है, 60,000 का 1/6 यानी 10,000, ठीक है, 60,000 का 1/6
अच्छा नहीं, ये 1/6 के लिए ही इतना ला रहा है। अच्छा, ये टोटल गुडविल ए बी ने कैलकुलेट करके नहीं बोला, यहाँ बोल दिया है 1/6 हु ब्रॉट 60,000 एज गुडविल। अब ये किसको मिलेगा? जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? बी है, तो बी को ये पूरा ही मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो बी को ये मिल जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ठीक है, तो बी को ये पूरा का पूरा जो है गुडविल मिल गया। अच्छा, अब फोर्थ नंबर देखते हैं। A, B and C are equal partners. They decide to take D, who brought in 36,000 as goodwill. तो D को गुडविल के लिए कितना लाना है वो कैलकुलेट करके दे दिया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3322। तो फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। पहले इनका इक्वल था, यानी 1/3 1/3 1/3। अभी इनका हो गया है 3/3 + 3 6 7 8 9 10, 3/10 3/10 और 2/10। अब ये डिफरेंसेस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 1/3 - 3/10, तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम करने से 30, तो ये हो गया 10 - 3 9। ठीक है, तो ये हो गया 1/30। सेम ये वैल्यू है तो 1/30, और 1/3 - 2/10, 10 और 3 का एलसीएम 30, तो ये हो गया 10 - 6, तो ये हो गया 4/30। ठीक है, तो 1:1:4, 1:1:4 में ये गुडविल को शेयर करेंगे। गुडविल कितना है? 36,000। अब 36,000 को अगर हम लोग 1/4 में शेयर करते हैं तो कितना होगा? 1/6, 1/6 और 4/6, तो कितना हो जाएगा? 6 करेंगे तो यहाँ पर 36 × 1/6, ये हो गया 6,000, ये भी हो गया 6,000, ये हो गया 24,000। ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा? 6,000। बी को कितना मिलेगा? तो बी का कैपिटल क्रेडिट होगा 6,000 से, सी का भी हो जाएगा 24,000 से। ये देखो, और यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब ये जो गुडविल है वो तो देखो ना, यहाँ बोला है 36,000 एज गुडविल, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है। तो 36,000 लेके आए, तो देखो इसका दो एंट्री होता है बेसिकली। पहले ये एंट्री होता है बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितना? 36,000 36,000, ये कौन लाया? डी लाया। फिर एंट्री ऐसे होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। ये मैंने तुम लोग को लिखवाया है, ये देखो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पहला वाला केस। ठीक है, जब प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। अब यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके दिखाया नहीं है, तो ये दोनों अगर हम लोग कैंसिल आउट कर देते तो वही बैंक टू ए टू बी टू सी ऐसे करके आ रहा है। तो ये एंट्री अगर लग रहा है कि बैंक टू ए टू बी टू सी कहाँ से आ गया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लोग तो दिखा नहीं रहे ना, उसे जो है कैंसिल आउट करके नेट एंट्री दिखा रहे। सेम चीज यहाँ पर भी हुआ था, नेट करके दिखा रहे। ठीक है, तो इसीलिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल वाला बात यहाँ शो नहीं हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बोला है जर्नल एंट्री करने के लिए इलास्ट्रेशन 3। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा देखते हैं उसी पे कुछ क्वेश्चंस होगा। इसमें बोला है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज एट 31 मार्च 2019। यहाँ पर लाइबिलिटीज एसेट दे दिया है, बैलेंस शीट है। द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 ऑन द अबव डेट। ब्लैक वाज एडमिटेड एज पार्टनर on the condition that he would pay 20,000 as capital. Goodwill was valued 3 years purchase of average profit of 4 years which were। तो हमें गुडविल को वैल्यू करके दिखाना पड़ेगा। कैसे? 3 years purchase, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ऑफ द एवरेज ऑफ 4 years प्रॉफिट। 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करके हमें जो है 3 नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी थी, हमें जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल, ये हमें बता दिया है। मतलब जो पार्टनर है वो गुडविल का शेयर कैश में नहीं ला सकता है, तभी तो पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट होगा। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करके कर सकते हैं। इलास्ट्रेशन 3, सबसे पहले तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो ईयर प्रॉफिट, ईयर है 16 17 18 19। प्रॉफिट है 9 14 12 13। अच्छा, टोटल करने से आ जाएगा इसमें 9 14 12 13 48,000। 48,000। इसमें लेकिन ट्रेंड नहीं है। ठीक है, ट्रेंड नहीं है तो सिंपल एवरेज होगा। तो एवरेज प्रॉफिट
48/4 मतलब 12,000 पर एनम। तो गुडविल कितना हो जाएगा इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, 3 बोला था, 36,000। ब्लैक जो पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है, ब्लैक का शेयर कितना हो जाएगा 36,000। जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उतना ही उसको गुडविल के लिए लाना पड़ता है। तो ब्लैक को इन्होंने एडमिशन दिया है कितने शेयर के लिए, ये रहा 5/16। तो कितना हो जाएगा 11/250। इतना शेयर ब्लैक को लाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये गुडविल का शेयर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपने अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ले लेंगे। तो पार्टनर है येलो, ग्रीन और ब्लैक। तो इनका ओल्ड प्रॉफिट और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ब्लैक का है 5/16, बाकी इन दोनों का है 6/16 और 5/16। और पहले का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था आई थिंक 3:2, 3/5 2/5, 3/5 और 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे हो जाएगा, 3/5 पहले मिलता था अभी मिलता है 6/16, 2/5 पहले मिलता था अभी मिलता है 5/16। तो देखते हैं कितना हो जाएगा। ये हो गया 80, 16 इंटू 3 48 माइनस 30, 18/80, 48 माइनस 16 ये 525, तो 25 माइनस ये 48 होगा, नहीं ये 32 होगा, इधर वाला ये 32 होगा और ये हो जाएगा 25, ये ठीक है। तो 7 होगा, 7/80, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 18:7, ठीक है। अब 18:7 में ये 11/250 ये लोग शेयर करेंगे। अब एंट्री करने बोला है तो सबसे पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल। ब्लैक ने कैपिटल लाया है कितना 20,000, कैपिटल के लिए ये पैसा लाया है। तो बीइंग, ये नैरेशन लिखना पड़ेगा, जब भी जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन रहेगा तो नैरेशन लिखना पड़ेगा। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 20,000, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 20,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये जो गुडविल है वो गुडविल का शेयर ये पैसा नहीं ला पा रहा है, तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल तो होगा नहीं, सीधा इनके कैपिटल से उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्लैक कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना डेबिट करेंगे 11/250। एक्चुअली जब पैसा नहीं ला पाता है तो इसी से ये अमाउंट निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट करें। टू येलोज कैपिटल टू ग्रीन्स कैपिटल। अच्छा, ये कितना कितना लेंगे जितना जितना सैक्रिफाइसिंग रेशियो 11/250 इंटू 11/250 इंटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो 18 और इस टू 7, तो 18/25 और 7/25। तो ये आंसर होगा, देखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 25 इंटू 8, 3600, 8 सॉरी 18, 8,100, 8,100 माइनस कर देते हैं, -11/250 तो पता चल जाएगा 3150, ठीक है। तो ये हो गया गुडविल का शेयर एडजस्ट, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट थ्रू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के थ्रू से गुडविल का शेयर एडजस्ट, देखो यहाँ पर वही कर देते हैं। तो बैंक टू ब्लैक्स कैपिटल, फिर ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो दिस वन, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने फिर से बैलेंस शीट भी करके दिखाया है, तो ठीक है बैलेंस शीट भी हम करके दिखा देते हैं। आफ्टर एडमिशन बैलेंस शीट कैसा दिखेगा, ठीक है। आफ्टर एडमिशन बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो
यहाँ पर ट्रेड पेबल में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो ट्रेड पेबल जैसा था वैसा ही रहेगा, दैट इज 20,000। ठीक है, कैपिटल में चेंजेस होगा, तीनों का कैपिटल होगा, येलो ग्रीन और ब्लैक। ठीक है, अच्छा ये येलो का पहले था 25,000, और उसे अभी कैपिटल में और भी पैसा इंट्रोडक्शन हुआ 8,100, इसका कैपिटल 8,100 से बढ़ा, इसका जितना भी था उसमें 3,150 से बढ़ा, तो इसमें था 20,000। और ये ब्लैक का उसने लाया तो था 20,000, बट 11,250 उसका माइनस हो गया। कैश एट बैंक और सन्ड्री एसेट, कैश एट बैंक और सन्ड्री एसेट, तो बैंक में तो कोई पैसा आया नहीं है, पैसे का कोई काम नहीं, 10,000 और सन्ड्री एसेट 55,000, 10,000 और 55,000 दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए, देखते हैं। अच्छा, ये ऐड करने से 25,000 प्लस 8,100, 33,100, 23,150 ऐड कर लेते हैं, प्लस 20,000, और ये हो जाएगा माइनस करने से 0,875 से 85,000। ये तो गलत हो गया, 65। ये इधर गलत लिखा हुआ है, 10,000 और 50। अच्छा, ये कैपिटल नहीं, पैसा तो कुछ लाया नहीं है, क्या होगा, 20,000 Sundry ईयर से तब नहीं कुछ नहीं, 55। सर ये कैश कुछ लाया है, ओ ये जो कैपिटल लाया है, कैपिटल तो कैश में लाया ना, बैंक टू बीस कैपिटल 20,000, फिर वो कम हो गया वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तो कैपिटल तो लाया है 20,000 प्लस 10,000, यहाँ पर 30,000 होगा, मतलब ये बैंक का एंट्री से हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ा है, लेकिन उस पैसे को ब्लैक एक्स्ट्रा और पैसा नहीं ला पाए, उसे और भी 11,250 लाना चाहिए था गुडविल के लिए, बट वो नहीं ला पाए, तो उस 20,000 से कट हो जाएगा, तो वो ब्लैक का कैपिटल कम होगा, लेकिन मतलब उसका कैपिटल का वैल्यू कम कर देगा ये दोनों मिलके, बट पैसा तो बिजनेस में 20,000 इंट्रोड्यूस हुआ है, जब ब्लैक को बोलेगा आपका कैपिटल कितना है, ब्लैक बोलेगा 20,000, बोलेगा नहीं नहीं आपका 8,750 है, क्यों, क्योंकि आपके कैपिटल से ये पैसा जो है गुडविल के लिए हम लोगों ने डिडक्ट कर दिया, बट वो लाया तो 20,000 ही था। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, ये 85 आया था और ये भी मेरा 85 होगा, तो ये एंट्री देखने से ही पता चल जाता। ठीक है, ये देखो एंट्री देखने से ही पता चल जाता, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, ब्लैक का कैपिटल 20 क्रेडिट और 11,250 डेबिट, तो ये नेट करके आ गया 8,750, और बाकी दोनों का कैपिटल दिख रहा था हमें बैलेंस शीट में, क्रेडिट हुआ है तो ऐड कर दिया, और बाकी ये वैल्यूज 85,000, ये आंसर। ठीक है, बैलेंस शीट बोला था तो यहाँ पर इस तरीके से बन गया। तो इलास्ट्रेशन 4, इसके बाद 5, सेम इसी क्वेश्चन पे ना हमें अलग अलग तरीके से बैलेंस शीट बना के देने के लिए बोला है, 4, 5, 6 ये तीनों पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद 7 से हमें शायद कोई दूसरा क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो ये 4 वाला भी देखते हैं, देखो इसमें क्या बोला है, विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलास्ट्रेशन 3, अभी जो किया उसी क्वेश्चन में, लेट अस गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, अगर गुडविल कैश में ला रहे हैं तो क्या इंपैक्ट आएगा। तो इलास्ट्रेशन 4, तो गुडविल अगर कैश में ला रहे हैं तो सबसे पहले ये एंट्री तो होगा ही, बैंक टू बीस कैपिटल, कैपिटल तो ला ही रहा है कैश में, तो यहाँ पर हम और जर्नल एंट्री नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ सॉरी नैरेशन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं, बैंक टू बीस कैपिटल, ये कैपिटल इंट्रोडक्शन है कितना 20,000। अब जो गुडविल का अमाउंट है अगर वो कैश में ला रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीमियम, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये कितना हो गया 11,250, और प्रीमियम फॉर गुडविल कौन ले लेगा, ओल्ड पार्टनर अपने अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल टू बीस कैपिटल, कैलकुलेशन तब कुछ नहीं करना पड़ेगा, वैल्यू तो वही आएगा, बस एंट्री का सिस्टम बदल जा रहा है, तो 8,100 3,150 11,250। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अगर हम लोग अपना बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैसे देखने को मिलेगा,
तो बैलेंस शीट में सबसे पहले बैंक था, यहाँ पर ये देखो कैश एट बैंक, तो मैंने बैंक लिख दिया। बैंक में पहले से वैल्यू था कितना, आई थिंक 10,000 था। हाँ 10 कर रहे थे तभी तो मेरा 60 आ रहा था। तो गिवन क्वेश्चन में 10,000 था। अभी और कितना बैंक एड ऑन होगा, 20 और 11,250, 20,000 कैपिटल का और 11,250 इस बार वो गुडविल का शेयर कैश में ला रहा है, तो 30 और ये हो गया 41,250। सन्ड्री एसेट में कोई चेंजेस नहीं है, तो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो 55,000 मेन क्वेश्चन में था, तो यहाँ भी 55,000 रहेगा। तो ये 250, ये हो गया 96,250। अब यहाँ देखते हैं ट्रेड पेबल एज इट इज रहेगा। कैपिटल 3 का हो जाएगा येलो, ग्रीन और ब्लैक। ठीक है, तो ट्रेड पेबल कितना था 20,000, तो 20,000 ही रहेगा। कैपिटल येलो का कितना था 25,000। ठीक है, तो 25,000 था, इसमें ऐड हो जाएगा 8100। ग्रीन का कैपिटल कितना था 20,000, इसमें ऐड हो जाएगा 3150। तो टोटल करने से कितना हो जाएगा 23,150, इसमें ऐड करने से हो जाएगा, ये देख के लिख लेते हैं 33,100। ठीक है, और ब्लैक का क्या होगा, ब्लैक ने क्या लाया 20,000 कैपिटल के लिए कैश लाया, 11,250 गुडविल के लिए लाया। ठीक है, तो टोटल करके कितना हो जाएगा 31,250। अब दोनों साइड टोटल करने से देखेंगे 96,250 आता है या नहीं आता है। तो 20,000 प्लस 33,100 प्लस 23,150 प्लस 31,250, ये ज्यादा आ गया। 25,000 प्लस 8,000, 33,100, 23,150। बैंक टू ब्लैक्स कैपिटल 20,000। ठीक तो है, देखते हैं एक बार क्या गलत हो। कैश एट बैंक 41,250 ये होना चाहिए। ठीक है, और ये 55 होना चाहिए, मतलब मेरा टोटल तो सही है 96,250। हाँ अच्छा, ट्रेड पेबल 20,000, ये 33,100, 23,150, ये दोनों ही सही है। ठीक है, तो फिर क्या मैंने गलत कैलकुलेशन किया, ब्लैक का 20,000 होगा। ओ अच्छा, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ओ, यहाँ ना और एक एंट्री होता है। ठीक है, सेकेंड एंट्री को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, हम वो उसमें भी लिखवा देंगे। एक सेकेंड रुको, यहाँ पर सेकेंड एंट्री ऐसा होगा, बैंक टू 20 कैपिटल 11,250, ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर ये इधर नहीं, सेकेंड वाला नहीं होगा यहाँ पर। बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल, इन्होंने इसमें फिर 11,250 को माइनस भी किया है, वो तो होगा, लेकिन उसका एंट्री क्या होगा, पहले ये बैंक टू 20 कैपिटल हुआ, फिर बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल होगा, फिर यहाँ पर होगा 20 कैपिटल टू एस कैपिटल टू 20 कैपिटल, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, कहाँ चेंज करें, एक सेकंड, वही किया होगा इन्होंने भी, देख लेते हैं। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जीस कैपिटल 3150। ठीक है, गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो ये एंट्री होना चाहिए। हम देख लेते एक बार, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, यहाँ पर 31,250 बाय, बिकॉज ये दोनों मिलाएंगे तो 31,250, मैंने भी तो वही किया है। टू ब्लैक्स कैपिटल 20,000, टू बीस कैपिटल 20,000, टू वाई और टू जी 8100 3150, मैंने भी तो वही किया है। तो फिर यहाँ पर ब्लैक का, ओ अच्छा, ठीक है, मैंने ठीक ही किया है, बट यहाँ तो गलत लिखा है ना, ये नहीं बोले तुम देखो यहाँ गलत लिखा है। क्यों, ब्लैक ने तो
बैंक अकाउंट डेबिट किया 20,000, उसका कैपिटल तो 20,000 से क्रेडिट हुआ। प्रीमियम फॉर गुडविल जब पैसे मिला है वो पैसे जो है इन्होंने अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो इस बार तो कैपिटल के थ्रू से हुआ नहीं कि उसका कैपिटल डेबिट या क्रेडिट होगा। वैसे भी 11,250 बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल है, बैंक टू ब्लैक्स कैपिटल तो है नहीं कि हम कैपिटल में क्रेडिट करेंगे, तो ये तो मैंने गलत लिख दिया ना। हम फिर से समझा देते हैं। ये जो 20,000 है ये यहाँ पर 20,000 दिखेगा। नॉर्मली यहाँ पर क्या दिखता है, कैपिटल इंट्रोडक्शन अमाउंट, तो यहाँ पर कैपिटल इंट्रोडक्शन अमाउंट कितना है 20,000, और ऐसे भी एंट्री से भी दिख रहा है कि यहाँ पर ब्लैक का कैपिटल एक ही बार क्रेडिट हुआ है 20,000 से। यहाँ क्यों लेस हुआ था, क्योंकि वो पैसा नहीं ला पाया, तो उसी के उस पैसे से जो गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको माइनस कर लिया गया था, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसका कैपिटल 20,000 ही रहेगा। मैंने तो पहला बात 11,250 माइनस हो सकता है, ऐड तो हो नहीं सकता है। ऐड तो पूरा ही गलत कंसेप्ट हो जाता है, ऐड तो होता नहीं है। अगर वो पैसा नहीं ला पाता है तो माइनस होता है, तो यहाँ किया था तो उसी चक्कर में मैंने नीचे लिखते वक्त प्लस कर दिया, वो तो पूरा ही गलत है। माइनस हो सकता है बट यहाँ तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि वो तो सेपरेटली पैसा ला रहा है, तो माइनस तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2020 40,000, और ये हो गया 33,100 प्लस 23,150, तो इसमें आंसर आ गया 96,250, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने गलती से वहां लिखा था लेस, तो यहाँ ऐड कर दिया। ऐड कभी नहीं होता है, ठीक है, लेस हो सकता है प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा, अगर वो पैसा नहीं लाता है और कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट करने को बोलता है, तो उसका मतलब ये है कि कैपिटल के पैसे से वो डिडक्ट कर दो। ठीक है, तो वो चीज किया गया है। ठीक है, अब 5th नंबर में एक कंसेप्ट है और 6th नंबर में एक कंसेप्ट है। उसके बाद जो है 7th नंबर से फिर से कुछ जो है रेशियोज वगैरह देके, ये सब रेशियोज वगैरह का ही छोटा छोटा क्वेश्चन है। 10th नंबर में एक अच्छा सा क्वेश्चन है, 10 और 11। ठीक है, ये दोनों अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद जाके कुछ प्रैक्टिकल में अच्छा क्वेश्चन है। बाकी बीच में सारे जो है हमारा रेशियोज का कंसेप्ट है कि कैसे करके रेशियो कैलकुलेट होता है। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही करते हैं। बाय मैम। बाय मैम।